हमारी क्लास है नर्सिंग एजुकेशन एंड नर्सिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड। ज्यादातर चीजें समझने की नहीं है, बस बहुत सारी चीजें रखने की ज्यादा है। देखो, सबसे पहले नर्सिंग एजुकेशन की तरफ चलते हैं हम लोग बच्चों। तो आपके पास सबसे पहले लिखा हुआ है कुछ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके बारे में कि प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है कब स्थापित हुई, कब डिस्कवर हुई, इसके बारे में ये लिखा हुआ है। तो आपके पास सबसे पहले इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज, ICN, फुल फॉर्म ICN की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज। सेकंड आपके पास INC, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, SNC, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, TNAI, ट्रेंड कर लेंगे, ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, SNA, सक्सेस नर्सिंग एकेडमी, स्टूडेंट नर्सेज एसोसिएशन, यही करके आएंगे, है ना, स्टूडेंट नर्सेज एसोसिएशन। उसके बाद वन बाय वन हम देखेंगे इनके बारे में बच्चों। देखो कि आखिर क्यों बनाई गई। आप लोग यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि इनके सन आपको याद करने हैं, सामने भी नजर रखेंगे। जैसे ICN की बात करें तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज एस्टैब्लिश हुई 1899 में। इसकी जो हेड क्वार्टर है जिनेवा में। अभी याद करेंगे, अभी मेरे साथ में ICN इंटरनेशनल नर्सेज काउंसिल कब आए? 1899 में। और इसकी हेड क्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। प्रेसिडेंट वगैरह आपको याद करने की जरूरत नहीं है, गवर्निंग बॉडी भी आपको याद करने की जरूरत इतना नहीं है। हाँ, ICN के अंदर अप्रोक्सीमेट मोर देन 135 कंट्री, कितने बताओ बच्चों? हाँ, उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन मेंबर है वो 14 मेंबर होते हैं, जिसमें 1 प्रेसिडेंट और 3 वाइस प्रेसिडेंट और 10 जो है CNR का मतलब है काउंसिल ऑफ नेशनल नर्सिंग रिप्रेजेंटेटिव, है ना, हर कंट्री से एक जाता है यहाँ पे। फंक्शन क्या है? देखो, फंक्शन ये है बच्चों, कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज। नर्सेज के जो कोड ऑफ एथिक्स हैं, काम करने के जो नियम कायदे हैं, उनको बनाना। और इंटरनेशनल नर्सेज डे जो है आपके यहाँ पे, हाँ, सेलिब्रेट करवाना 12 मई को, वो सारा काम करती है। वैसे जो 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे जो कंफर्म किया था वो भी ICN ने करा था। क्यों मनाया जाता है आप लोग जानते हो? क्यों मनाया जाता है बताओ 12 मई को? हाँ, अब देखो हर साल क्या होती है आपको बता दें, इंटरनेशनल नर्सेज डे की थीम आती है हर साल, है ना। आपने पिछले साल भी नर्सेज डे मनाया, 12 मई को मनाया बच्चों या नहीं मनाया? मनाया था आप लोगों ने 12 मई को। इंटरनेशनल नर्सेज डे 12 मई को आपने पिछले साल भी मनाया और इस साल भी मनाया था आप लोगों ने। देखेंगे ये आपके पास जो लिखे हैं उनको काट देंगे आप लोग। थीम जो है आपके पास में, सबसे पहली चीज 2013 के अंदर क्या थीम थी? आप लोगों से पूछा जाए कि 2013 के अंदर नर्सेज डे की क्या थीम थी, आपको याद होना चाहिए। 2023 में, सॉरी, 2023 के अंदर क्या थीम थी और 2024 में क्या रहने वाली है? 2023 में था ओवर नर्सेज ओवर फ्यूचर। 2023 की जो नर्सेज डे की जो थीम थी वो क्या थी? बहुत इजी है, ये पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर कि 2023 की थीम क्या थी नर्सेज डे की? तो क्या थी? ओवर नर्सेज ओवर फ्यूचर। 2023 की थीम क्या थी? ओवर नर्सेज ओवर फ्यूचर। आप लोग कॉपी में लिख सकते हैं, जिनके पास जो है PDF नहीं है कॉपी में लिखना। हाँ, और 2024 के अंदर जो थीम रहेगी, लिखिए आप लोग 2024 में क्या थीम रहेगी नर्सेज डे की? नर्सेज ए वॉइस टू लीड। नर्सेज ए वॉइस टू लीड, लीडर से बनाए लीड। इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रेस्पेक्ट राइट टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। 2024 की जो थीम रहेगी आपके पास में, लिखिएगा नर्सेज ए वॉइस टू लीड, नर्सेज ए वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रेस्पेक्ट राइट टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ।
इतनी सी चीज बिना देखे नहीं लिख सकते, क्या दिमाग काम करता है। INC वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से ध्यान देंगे। INC की फुल फॉर्म जानते हैं आप लोग, सभी लोग जानते हैं जिन्हें नर्सिंग करी है उसको पता है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, और 1947 में आया। ये क्वेश्चन कई बार आया। INC कब आया? देश आजाद हुआ तब। इम्प्लीमेंट 1948 में, और इट इज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आता है। और ये टी दिलीप कुमार हटा देंगे INC प्रेसिडेंट। आई बात समझ में? आगे चलेंगे, बस इतना। INC की जो है कब एस्टैब्लिश हुआ, कब इंप्लीमेंट हुआ, ये याद रखें फिलहाल के लिए। फंक्शन क्या है INC के, देखेंगे आप लोग क्या फंक्शन है। एफिलिएशन है, रिकॉग्नाइज टू नर्सिंग इंस्टीट्यूशन, जो नर्सिंग इंस्टीट्यूट है उनको एफिलिएशन देना। फंक्शन पे आएंगे INC के फंक्शन पे डायरेक्ट। और जो कोरिकुलम और सिलेबस तैयार करना, आपका जो कोरिकुलम और सिलेबस आता है वो कहां से आता है? INC से। आई बात समझ में? दो फंक्शन है इसके। कितने फंक्शन है? दो फंक्शन। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि नर्सिंग का सिलेबस कौन तैयार करता है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल या INC? INC तैयार करती है। स्टेट नर्सिंग काउंसिल का काम क्या है? आपको रजिस्ट्रेशन देना। अब देखो ये पूछा जाता है कभी कि इंडिया के अंदर BSc और पोस्ट BSc कब स्टार्ट हुआ? हाँ, MSc नर्सिंग, ये अभी ये नहीं करेंगे, ये दूसरी चीजें हैं, आप लोग यहां से कुछ नहीं करेंगे ना। और क्या काम है INC के? रजिस्ट्रेशन टू फॉरेन एंड NRI नर्सिंग कैंडिडेट, जो फॉरेन कंट्री के जो रजिस्टर्ड नर्स है उनका रजिस्ट्रेशन करना। वैसे आपका रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? स्टेट नर्स। लेकिन जो बाहर से नर्सिंग करके आए उनका कौन करेगा? INC करेगी। इंस्पेक्शन करवाना, ये तो पता है आपको, इंस्पेक्शन होते हैं कॉलेजों के अंदर। नेक्स्ट आपके पास में स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग। तो सबसे पहले स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग मद्रास की बनी थी। कहाँ की बनी थी बताओ? ये बात ध्यान रखना। इसके फंक्शन क्या है? फंक्शन पे ध्यान देंगे। देखो इसके फंक्शन क्या है आपके पास में। रजिस्ट्रेशन, ये क्वेश्चन कई बार आया है। रजिस्ट्रेशन टू स्टेट नर्सेज, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर टिक करेंगे, बस वही पढ़ेंगे और अदर चीजें नहीं पढ़ेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ उसी पे टिक करेंगे, पूरा पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, नहीं तो गलत कर दोगे एग्जाम। आगे बात जो मैं बोलता जा रहा हूँ उस पर टिक करते जाएंगे बस। फंक्शन क्या है बताओ स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग के? रजिस्ट्रेशन करना आप लोगों का, एग्जाम कंडक्ट कराना किसका? GNM और ANM का। BSc नर्सिंग का जो है यूनिवर्सिटी कराती है ना, कोई भी यूनिवर्सिटी कराती है। और स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग विद INC इंस्पेक्शन भी कंडक्ट करवाती है साथ में मिलके। नेक्स्ट आपके पास में TNAI ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसकी केवल आप खोज का ध्यान रखेंगे, कब स्थापित हुई? 1905। आगे बात समझ में? और ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि आगे देखो जो मैं बता रहा हूं उसी पे टिक करेंगे। इसकी फर्स्ट जनरल कब आई? TNI की फर्स्ट जनरल 1910 में। और TNA को ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन का नाम TNAI कब रखा गया? 1922 में। ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन का नाम ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया कब रखा गया बताओ? 1922 में। ये क्या है? एक नर्सिंग वेलफेयर है। ये प्रमोट करती है नर्सिंग रिसर्च को। किसको प्रमोट करती है? उसके बाद SNA स्टूडेंट नर्सिंग एसोसिएशन कब एस्टैब्लिश हुआ? 1929 में। कब बताओ? ये एनुअल फंक्शन कराने के लिए। किसके लिए बताओ? बस जो चीज मैं बता रहा हूं उसी पे फोकस करेंगे। नर्सिंग की हिस्ट्री इंडिया के अंदर आगे चलेंगे। सबसे पहले नर्सिंग का 6 महीने का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, आपको बता दें शुरुआत में मद्रास से 1871 के अंदर। उसके बाद 1916 से एक 18 महीने का एक डिप्लोमा स्टार्ट हो गया था GNM की तरह का, जिसको हम LH भी कहते थे, लेडी हेल्थ विजिटर का, है ना। 1916 में कब स्टार्ट हुआ? 1946 में बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स स्टार्ट हुआ आपके, हाँ, राजकुमारी अमृत कौर जो कॉलेज है दिल्ली से ना। RAK का मतलब है राजकुमारी अमृत कौर। सबसे पुराना कॉलेज है नर्सिंग का, बहुत पुराना कॉलेज है। और GNM भी इसी में स्टार्ट हुई थी 1916 के अंदर। और BSc नर्सिंग भी, पोस्ट BSc जो बेसिक BSc नर्सिंग है वो भी इसी में स्टार्ट हुई 1946 में। ANM जो है पंजाब में 1951 में स्टार्ट हुआ सबसे पहले। और पोस्ट BSc वो BSc नर्सिंग है, बेसिक BSc नर्सिंग जो 4 साल की होती है वो 1946 में। और पोस्ट BSc 1953 में स्टार्ट हुई, वो भी राजकुमारी अमृत कौर में स्टार्ट हुई।
एमएससी नर्सिंग भी राजकुमारी अमृत कौर में स्टार्ट हुई सबसे पहले इंडिया के अंदर 1959 में। कब बताओ? हाँ। उसके बाद एमएससी नर्सिंग इन क्रिटिकल मेडिकेशन, ये आपके पास में 1969 के अंदर। और एमफिल इन नर्सिंग कब स्टार्ट हुई? 1981 में। और 1991 में पीएचडी स्टार्ट हुई, वो भी राजकुमारी अमृत कौर से। ज्यादातर राजकुमारी अमृत कौर बहुत पुराना कॉलेज है, बहुत पुराना। तो आप लोगों को क्या याद रखना है, देखो ये सब चीजें कि ये ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कौन सा आता है इसमें कि एमएससी नर्सिंग कब स्टार्ट हुई, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। 1959 नर्सिंग एजुकेशन, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बताओ हम लोग? नर्सिंग एजुकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं, कोड ऑफ एथिक्स। यहां से क्वेश्चन बनता है, ध्यान से समझें। कोड ऑफ एथिक्स क्या होते हैं, इधर सुनो बच्चों। एथिक्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल्स। कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनका ग्रुप होता है कि उनसे हटकर आप लोग अपना काम नहीं कर सकते। किसी भी प्रोफेशन की बाउंड्री सेट की जाती है, किसी भी प्रोफेशन की बाउंड्री सेट करते हैं, उसे कोड ऑफ एथिक्स कहते हैं हम लोग। इट मींस सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन फॉलोड बाय वर्कर इन ए प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते वक्त एक नर्स को कौन कौन से रूल फॉलो करने हैं, वो क्या कहलाएगी? कोड ऑफ एथिक्स। और कोड ऑफ एथिक्स किसके द्वारा दिए गए बताओ? अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन के द्वारा दिए गए 1950 में। फर्स्ट कोड ऑफ नर्सिंग, कोड ऑफ एथिक्स किसके द्वारा दिया गया? अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन 1950 में। और लेटेस्ट रिवीजन कब हुआ? 2015 में बच्चों। इंडिया के अंदर जो है कोड ऑफ एथिक्स किसके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं? आईएनसी और टीएनआई के द्वारा। किसके द्वारा बताओ इंडिया के अंदर? हाँ। और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किए गए पॉइंट कि नर्सेज और उसके साथ काम करने वाले लोगों के लिए नर्सेज के क्या क्या रूल है, नर्सेज और उसके प्रोफेशन के लिए उसके क्या क्या रूल है, नर्सेज और जो काम करती है उसके लिए उसके क्या क्या रूल है, नर्सेज के लोगों के लिए क्या क्या रूल है, और नर्सेज के सोसाइटी के प्रति क्या क्या रूल है। इन सबको बनाया गया। अब आप समझेंगे, देखो क्या क्या एथिकल प्रिंसिपल है। देखो एथिकल प्रिंसिपल, किस तरीके से आपको काम करना है, कौन से काम नहीं करने हैं, कौन से काम करने हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। जैसे कि कौन कौन सी चीज, देखो एथिकल प्रिंसिपल में क्या क्या आता है? ऑटोनॉमी, इन्फॉर्म कंसेंट, जस्टिस, बेनिफिसेंस, नॉन मालिफिसेंस, फाइडेलिटी, वेरासिटी, अकाउंटेबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी, गुड सुमेटेरियन लॉ, गुड सुमेरिटन लॉ। अब इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या ये प्रिंसिपल आपको याद होने चाहिए। आप इसका पर्चा चिपका लेंगे। अब आप लोगों से पूछा जाएगा ऑटोनॉमी क्या होता है। देखो ऑटोनॉमी क्या होता है, कभी कभी डॉक्टर नहीं है और डॉक्टर के फायदे, डॉक्टर नहीं है, आप मरीज के लिए अपना खुद का फैसला लेकर भी मरीज की जो है भले में काम कर सकते हैं। वैसे तो आप लोग किस पे डिपेंड होते हैं? डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे डिपेंड होते हो ना, होते हो नहीं होते बताओ? कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको मरीज के भले के लिए खुद का डिसीजन लेना पड़े तो आप ले सकते हो। और आपको ये पावर कौन देता है? आपके प्रिंसिपल देते हैं, एथिकल प्रिंसिपल। और इस पावर को क्या बोला जाता है? ऑटोनोमस। क्या कहा जाता है? ऑटो का मतलब सेल्फ, नोमस का मतलब डिसीजन। अगली बात समझ में? तो इट इंडिकेट इंडिपेंडेंस ऑफ पेशेंट, इट हैव फुल राइट टू टेक डिसीजन। दूसरी चीज ये भी है यहाँ पे, ऑटोनोमस का मतलब एक चीज ये भी है कि मरीज को भी पूरा अधिकार है अपना इलाज करवाने का, अपना डिसीजन लेने का। आगे बात समझे? तो उसके डिसीजन का भी सम्मान लोगों को रखना है। दूसरी चीज आपके पास में इन्फॉर्म कंसेंट। इन्फॉर्म कंसेंट का मतलब क्या है? देखो इधर सुनो, ऐसा नहीं है कि तेरा ऑपरेशन करेंगे चलो फाड़ दो। हर कोई भी आप रिस्क का काम कर रहे हो तो मरीज से इन्फॉर्म कंसेंट लेना आपका एथिकल प्रिंसिपल है। क्या है बताओ? अगर वो नहीं देता है तो आप वो प्रोसीजर नहीं करेंगे। तीसरा एथिकल प्रिंसिपल जस्टिस। जस्टिस का मतलब है आपके काम में फेयरनेस होना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए। जात धर्म, ऊंच नीच, गरीब अमीर की भावना आपके अंदर नहीं है, नहीं होना चाहिए। ये ध्यान। जस्टिस का मतलब क्या है? आप प्रायोरिटी के हिसाब से काम करेंगे, न कि आप जो है उसके पैसे के हिसाब से, अमीरी गरीबी, उसके रिलीजियस के हिसाब से काम करेंगे। कोई मरीज है जिसको ज्यादा जरूरत है उसको पहले देखेंगे, जिसको कम जरूरत है उसको बाद में देखेंगे। आगे बात समझ में? ऐसा नहीं है पैसे वाला इसको पहले देख रहे हैं, उसको छींक आ रही है उसको पहले देख रहे हैं, तो ब्लीडिंग हो रही है गरीब आदमी उसको नहीं देख रहे आप लोग, तो ब्लीडिंग वाले को पहले देखना है। इसको बोलते हैं जस्टिस। क्या बोलते हैं बताओ? बाकायदा एग्जाम्पल देके पूछेगा आपको क्वेश्चन। बेनिफिसेंस। बेनिफिसेंस का मतलब होता है हमेशा वो काम करना नर्स के द्वारा
जो मरीज के हित में हो। आगे बात समझ में, मरीज के हित में कार्य करना क्या कहलाता है? बेनिफिसेंस। जैसे कि कोई मरीज था कोमा का, आपने क्या किया, गिर सकता है तो आपने उसकी साइड रेल ऊपर कर दी, क्या है वो किस में काउंट होगा? बेनिफिसेंस। कोई मरीज था जो कि सीजर का था, वो जबान काट सकता था, आपने माउथ गैग लगा दिया, वो क्या हो गया? बेनिफिसेंस। मरीज के भले के लिए, बेनिफिट के लिए कोई काम करना किस में काउंट होता है? बेनिफिसेंस। नॉन मालफिसेंस, नॉन मालफिसेंस का मतलब होता है मरीज को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाना। मरीज को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाना है आपको। डू नॉट हार्म, परफॉर्मिंग दोज एक्टिविटी विच प्रोवाइड नो इंजरी टू पेशेंट, ऐसी एक्टिविटी करना है जो कि पेशेंट को इंजरी प्रोवाइड ना करे। देखो फाइडेलिटी, ये भी पूरी बात है। फाइडेलिटी इधर सुनो, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं फाइडेलिटी। समझ गए? आपको फेथफुल बनना है मरीज के लिए। कीप प्रोमिसेज, कीप प्रोमिसेज का मतलब जो भी आपने उसको बोला है तो आप उसके लिए जो है हमेशा प्रेजेंट रहें। आप कहेंगे थोड़ी देर के बाद तुम्हें इंजेक्शन लगाएंगे, तो थोड़ी देर के बाद आपको इंजेक्शन लगा देंगे। आई बात समझ में? तो फेथफुलनेस बनाए नए। इससे क्या होगा? इट मीन्स डेवलपिंग कॉन्फिडेंस इन द पेशेंट, पेशेंट में क्या आएगा? डेवलपिंग आएंगे और आपके प्रति उसका विश्वास बढ़ेगा, है ना। तो फाइडेलिटी का मतलब जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। लिख लेंगे हिंदी में। वेरासिटी, ये भी कई बार आया है। वेरासिटी देखो बाकायदा लिखेगा कि इसे क्या कहेंगे। वेरासिटी का मतलब ये होता है कि मरीज को हमेशा करेक्ट इंफॉर्मेशन देना, गलत चीजें नहीं बतानी है उसको, फॉल्स स्टेटमेंट देने से बचना है। तो ये क्या कहलाएगा? इसको एक पॉइंट में अगर आप कहना चाहोगे तो उसे क्या कहेंगे? वेरासिटी। क्या कहेंगे बताओ? वेरासिटी का मतलब मरीज को एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन देना, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देना क्या कहलाता है बच्चों? वेरासिटी। क्या कहलाता है बताओ? आप हिंदी में लिख लेंगे साथ के साथ। बहुत से लोगों के शरीर में इतने आलस हैं, जैसे टीनू के शरीर में लिखने में भी आलस होता है। ऐसे लोगों को सरकार नहीं चाहती है। अब तक तो लिख के पटक देता है इस चीज को। दिमाग तो क्या मालूम किस में घुसा हुआ है दिमाग। आप बताएंगे वेरासिटी का मतलब क्या है? मरीज को करेक्ट इंफॉर्मेशन देना। और फाइडेलिटी का मतलब? तुम बताओ फाइडेलिटी का मतलब क्या है? हाँ, जो भी उससे बताया है, जो भी उससे आपने प्रॉमिस किया है उसको पूरा करना है ना। अकाउंटेबिलिटी या रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है आपने जो काम किया है किसी मरीज का, उसकी जवाबदेही आपके ऊपर है। उसकी जवाबदेही लेना है आपको कि हाँ ये मैंने किया है, इस तरीके से किया है। आगे बात में, अब गलत किया हो चाहे सही किया हो, उसकी जवाबदेही आपकी खुद की है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जवाबदेही। आंसरेबल टू वर्क, जो भी काम किया है उसका जवाब देना है। वाइल रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स टू डू वर्क, रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब काम करना है और अकाउंटेबिलिटी का मतलब जवाबदेही है। आपने जो काम अगर आपसे कोई पूछता है तो आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि आपको उसको जवाब देना पड़ेगा। आगे बात समझ में? और इससे बचने के लिए आप हर काम किस में रखते हो? रिटर्न में रखते हो ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। जैसे कि देखो एक एग्जांपल लिखा गया है, इन ए वार्ड द वार्ड इंचार्ज है फुल अकाउंटेबिलिटी इन सप्लाई ऑफ मेडिसिन एंड ड्रग्स, है ना। उसकी खुद की जवाबदेही होती है कि सप्लाई करनी है मेडिसिन और ड्रग्स सप्लाई करनी है। कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी भी बहुत काम की चीज है कि किसी मरीज को HIV और मोहल्ले के अंदर कहते हैं रमेश को तो HIV है, उसको तो HIV, कि रमेश का तो TB है, घर में मत बुलाना। आई बात समझ में? अगर आपको पता लगता है किसी के बारे में तो उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको क्या रखनी है बताओ? कॉन्फिडेंशियल रखनी है, गोपनीयता। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है? गोपनीयता। ये भी एक एथिकल प्रिंसिपल है। अगर आप किसी के बाबा बाबा करके बता रहे हो किसी को तो आपने अपने प्रिंसिपल तोड़ दिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। गुड, ये SU है, समारिटान लॉ। गुड समारिटान लॉ का मतलब क्या है? देखो, जब आप किसी मरीज को इमरजेंसी सर्विस दे रहे हो, गुड समारिटन लॉ का मतलब एक नियम है और इस नियम के अनुसार आप किसी मरीज को इमरजेंसी सर्विस दे रहे हो तो उसको लीगल प्रोटेक्शन देना आपका जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको लीगल प्रोटेक्शन देना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे बात समझ में? ये किस में आता है? गुड समारिटन लॉ। आगे बात समझ में? आगे चलेंगे। ये नीचे के नहीं पढ़ेंगे दोनों, जिनको नहीं पढ़ा रहा उसको काट देंगे, ये सब चीज पुरानी हो चुकी है।
गुड समारिटन लॉ का मतलब ये है कि आप जब कभी भी किसी भी मरीज को इमरजेंसी सर्विस दे रहे हैं तो उसके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि उस टाइम पे कोई रहेगा नहीं, है ना। अगला देखो, अगला देखेंगे काम की चीज, यूथेनेसिया। यूथेनेसिया, यूथेनेसिया का मतलब है मर्सी किलिंग। क्या है बताओ बच्चों? मर्सी किलिंग का मतलब है कोई व्यक्ति कैंसर की लास्ट स्टेज में है या कोई व्यक्ति ऐसा है कि अब वो वापस से जो है कॉन्शियस नहीं हो सकता, अनकॉन्शियस से कॉन्शियस नहीं हो सकता, तो उसको हम लोग डेथ दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं बताओ? उसको हम लोग डेथ दे सकते हैं, मर्सी किलिंग जिसे कहा गया है कानून के अनुसार, है ना। उसको बोलते हैं यूथेनेसिया। यूथेनेसिया दो प्रकार के होते हैं, एक तो वॉलेंट्री, एक इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब है आप लोगों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा पेशेंट को। यूथेनेसिया विद इन्फॉर्म कंसेंट, पेशेंट से लेनी पड़ेगी परमिशन या फिर उसके रिलेटिव से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसको बोलेंगे वॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब है आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप उसको यूथेनेसिया दे सकते हैं। यूथेनेसिया का मतलब आप इंजेक्शन लगा के उसको डेथ दे सकते हो ना। यूथेनेसिया में भी एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव का मतलब एंडिंग द लाइफ विद लीथल ड्रग्स, कि आपने लीथल ड्रग्स के द्वारा जो है उसको लाइफ को एंड कर दिया उसके, ना, कि मर नहीं रहा था, है ना, मर नहीं रहा था तो अपने इंजेक्शन लगाया, उसको डेथ दे दी। या पैसिव का मतलब उसके वेंटिलेटर सपोर्ट था, बहुत दिन से वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ था, सही नहीं हो रहा था, घर वालों ने कहा अब हमें जो है नहीं चाहिए ये, तो आपने क्या किया, उसकी वेंटिलेटर की ट्यूब निकाल दी, अब उसको सांस आना बंद हो जाएगा, वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी उसकी, है ना। इसको बोलते यूथेनेसिया। बहुत सारी कंट्री के अंदर क्या है, ये लीगल है ना, बहुत सारी कंट्री में क्या है, ये लीगल है। पैसिव यूथेनेसिया इन इंडिया, इंडिया में पैसिव यूथेनेसिया हम लोग दे सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पर देखो आपके पास में ध्यान से देखना कि लॉ, कानून, दो प्रकार के कानून है, पब्लिक लॉ और सिविल लॉ। पब्लिक लॉ तो रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसी और कोर्ट के द्वारा। सिविल लॉ है लॉ एस्टैब्लिश्ड बाय प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सिविल लॉ जो हम लोगों के लिए लागू होंगे जब हम लोग काम करेंगे किसी फील्ड में, तब हमारे ऊपर लागू होंगे, वो क्या है, सिविल लॉ। हर प्रोफेशन का अलग अलग सिविल लॉ होता है ना। देखते हैं हमारे सिविल लॉ क्या क्या है, देखो। आगे चलेंगे कौन कौन से, देखो यहां चलेंगे टोर्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टोर्ट्स एक तरह का सिविल लॉ है जो पब्लिक के लिए, किसके लिए बताओ? टोर्ट्स का मतलब क्या है, देखो, इट मीन्स इंजरी और हार्म टू अनदर पर्सन बाय इंटेंशनली एंड नॉन इंटेंशनली, जानबूझकर या अनजाने में किसी व्यक्ति को जो है हार्मफुल इंजरी देना, क्या कहलाता है, टोर्ट्स कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों बताओ? अब देखो हमारे यहाँ पर भी टोर्ट्स है, हम नर्सिंग के अंदर भी करते हैं ना, तो हम किसी मरीज के साथ जानबूझ के या अनजाने में इंजरी करा देंगे तो किसमें आएगा, टोर्ट्स के अंदर। और वो क्या बनेगा हमारे ऊपर, पब्लिक लॉ बनेगा, हम कोर्ट जाएंगे, वो नहीं बनेगा, सिविल लॉ नहीं बनेगा, कौन सा बनेगा, पब्लिक लॉ। आगे बात समझ, हाँ। तो जानबूझ के अनजाने में आपने किसी मरीज को या पर्सन लिखा हुआ है, किसी मरीज को कोई आपने चोट पहुंचा दी, हार्मफुल इंजरी कर दी, तो क्या कहलाएगा बताओ, वो टोर्ट्स आया हुआ क्वेश्चन है ये। तीन प्रकार के टोर्ट्स है, इंटेंशनल, क्वासी इंटेंशनल एंड नॉन इंटेंशनल। इंटेंशनल का मतलब है जानबूझ के, इनमें तीन प्रकार के टोर्ट्स आते हैं, एसोल्ट, बैटरी, फॉल्स इम्प्राइजनमेंट। क्वासी इंटेंशनल के अंदर आप जानबूझकर भी नहीं, अनजाने में भी नहीं, बीच का ना, इसमें आता है इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी और डिफेमेशन, सबको बताएंगे। और नॉन इंटेंशनल में आता है नेग्लिजेंस एंड माल प्रैक्टिस। देखो आप पढ़ेंगे, सबसे पहले इंटेंशनल टोर्ट, ये पूछा गया है इनमें से कौन सा इंटेंशनल टोर्ट नहीं है, तो कौन कौन सा इंटेंशनल जानबूझ के किए जाने वाले, एसोल्ट है, बैटरी है और फॉल्स इम्प्राइजनमेंट, ये किसमें आते हैं बताओ, इंटेंशनल में। तो एक डाल देगा, वो कौन रहेगा, नॉन इंटेंशनल, जैसे कि नेग्लिजेंसी डाल दिया आपके, माल प्रैक्टिस डाल दिया। अब इंटेंशनल टोर्ट का मतलब समझेंगे, टोर्ट्स का मतलब समझ गए ना आप लोग, जानबूझ के कोई चोट पहुंचाना, आगे बात समझ में, ट्रोमा पहुंचाना। इंटेंशनल टोर्ट इट मींस डेलिबरेटली, मतलब जानबूझ के इंजरी और हार्म टू अनदर पर्सन, किसी व्यक्ति को जानबूझकर आप इंजरी और हार्म पहुंचा रहे हो। जैसे एसोल्ट, एसोल्ट में क्या होता है, फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा, आगे बात समझ, किसके द्वारा बताओ, नहीं सॉरी, एसोल्ट का मतलब होता है कि नो फिजिकल अटैक, है ना, आपने जो है गाली गलौज करके, वो इस करके, कैसे बताओ, हाँ, एसोल्ट का मतलब नो एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट नेसेसरी, इट इंक्लूड थ्रेट ऑफ वायलेंस। आपने कहते बाहर देख लूंगा तुझे, तो बाहर देख लूंगा तुझे, ये किस में आएगा बताओ, एसोल्ट में। किस में आएगा बताओ, अरे आपने गाली गलौज कर दी मरीज को, किस में आएगा बताओ,
हाँ, कि ज्यादा रोया तो इंजेक्शन लगा दूंगा, बड़ा लगा दूंगा इंजेक्शन। अब की बात वो किस में आएगा बताओ बच्चों? एसोल्ट में आएगा। आपने क्या किया? थ्रेट कराया मरीज को, क्या किया है? धमकी। धमकी देना किस में आता है? एसोल्ट के अंदर। बच्चे से कह देते ना, बच्चे से रोएगा नहीं, जब अभी बड़ा इंजेक्शन लगा दूंगा, नहीं कह सकते आप लोग। पब्लिक लो, कानूनन जुर्म किसमें काउंट हो जाएगा? एसोल्ट में। ये क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन सीखना बहुत जरूरी है। जब आप कभी सरकारी नौकरी लग जाओगे तो ये क्वेश्चन होगा, ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। इन्हीं को क्या बोलते हैं? एथिकल प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं बच्चों? हाँ, आप लोगों ने देखा था बेनिफिसेंस। आपने पढ़ा कि हमें हमेशा कौन से काम करें जिससे कि उसकी, हाँ, बैटरी वो नहीं है, बैटरी नहीं बोलने का है ना। बैटरी का मतलब है आपने किसी को फिजिकली असोल्ट किया, वो बैटरी है। कहने का मतलब मरीज की बिना इजाजत के आपने मरीज को टच कर दिया, किसमें आ जाएगा बच्चों? सामने देखो, बैटरी में। मरीज की बिना इजाजत के आपने मरीज को टच कर दिया, बैटरी में काउंट हो जाएगा। आए बात में? प्राइवेट पार्ट टच कर दिया किसी मरीज का, किसमें काउंट हो जाएगा? बैटरी में। बहुत सारे हॉस्पिटलों के आते हैं ना किससे, कि फीमेल मरीज के साथ मेल स्टाफ ने ये किया, वो क्या होता है? आपके पास में बैटरी, बिना मरीज से पूछे उसको टच कर दिया आपने। नहीं कर सकते आप लोग बिना मरीज से पूछे टच। फॉल्स एम्प्राइजमेंट, आपने जानबूझ के मरीज को, कोई जरूरत नहीं था, बांध दिया मरीज को बेड पे, ज्यादा हिलना है, चल ज्यादा बदमाशी कर, बांध दिया, उसको बोलेंगे फॉल्स एम्प्राइजमेंट। एम्प्राइजमेंट का मतलब होता है कारावास। क्या होता है? जानते हो ना आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? कारावास। जानबूझ के आपने कमरे में बंद कर दिया उसको, या फिर बेड के बांध दिया मरीज को, कमरे में बंद कर दिया, बेड के बांध दिया, सब किस में आएंगे बताओ? फॉल्स एम्प्राइजमेंट। दूसरे प्रकार का आपके टोट है क्वासी इंटेस्टिनल टोट। इसमें क्या होता है? देखो बच्चों ध्यान से समझिएगा, दो प्रकार के आते हैं क्वासी इंटेस्टिनल टोट। दो प्रकार के होते हैं, एक तो इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, ये कई बार आते हैं। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी क्या होता है? देखो, मरीज की प्राइवेसी को आपने बंद कर दिया, उसकी फोटो खींच लिया, सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया कि आज मैंने इसके एंडोस्कोपी करी मरीज की, उसके साथ ना सेल्फी ले ली, उसके इंजेक्शन लगाते हैं, आज मैंने बच्चे को इंट्राकेथ लगाया, कैनुला लगाया, उसकी फोटो डाल दी आपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे डाल दी। किसी के यूरिनरी कैथेटर डाल रहे थे, उसका फोटो वीडियो बना के कि यूरिनरी कैथेटर का वीडियो बनाते हुए आपने डाल दिया व्हाट्सएप पे। किसी आई बात समझ में? किसी के पट्टी करते हो आपने सेल्फी, आज मैंने इस मरीज की पट्टी की, आज मैंने नेताजी की पट्टी की, दूसरे दिन तुम्हारी पट्टी हो रही है ना जेल में। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी नहीं कर सकते आप लोग ऐसा। आपने देखा होगा, आपने किताबें देखी होगी, तो मरीज की अगर चेहरा छुपा दिया जाता है ना किताबों के अंदर, काट देते ना वो लोग, काट देते हैं ना मरीज का चेहरा, जब तक कि उसकी सहमति ना हो। अगर वो सहमति दे दे कि नहीं आप जो है कर सकते हो, रिटर्न सहमति, तो आप लोग कर सकते हो। तो पूछ लेना मरीज से कि तुम्हारी फोटो मैं डाल सकती हूँ, तब जाके व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देना, नहीं तो स्टेटस डाउन हो जाएगा दूसरे फोटो को, उसको मरीज की फोटो को न्यूज़पेपर में छाप देना। अगला डिफेमेशन। डिफेमेशन बहुत खतरनाक चीज है। देखो बहुत सारे लोग कर देते हैं, अनजाने में कर देते हैं, लेकिन जानबूझ के करो चाहे अनजाने में करो, टोट तो टोट ही होगा, अनइंटेंशनल हो जाएगा, क्वासी इंटेंशनल। कोई तो जानबूझ के कर देता है डिफेमेशन, कोई अनजाने में कर देता है। जैसे किसी का नाम रमेश है, रामू कहाँ गया? रामू मुंह से बोल दिया ना। किसी का नाम अजय है, अजय देवगन कहाँ गया? किसी का नाम शाहरुख है तो उसको शाहरुख खान बोलने लगते हैं ना, वो शाहरुख खान बाजीगर कहाँ गया? बोल देते हो ना आप लोग, अनजाने में बोल देते हो अपने। ये क्या कहलाता है? डिफेमेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बताओ? और आप लोग अगर वर्बली कर रहे हो डिफेमेशन तो सलेंडर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बताओ? अगर वर्बली आप डिफेमेशन कर रहे हो, रेपुटेशन डाउन कर रहे हो, डिफेमेशन का मतलब मरीज की रेपुटेशन डाउन करना, उसको भी रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी मरीज को। मरीज की अगर रेस्पेक्ट आप डाउन कर रहे हो तो डिफेमेशन में काउंट होगा। अभी तो क्वेश्चन आएगा, जब करेंगे तब देखेंगे, अभी तो क्वेश्चन में जाते हैं। अगली बात समझ में? डिफेमेशन का मतलब मरीज की रेपुटेशन आप डाउन कर रहे हो, बोल के या लिखकर। बोल कर या अगर बोल के कर रहे हो तो सलेंडर क्या कहलाएगा? आया हुआ क्वेश्चन है।
और अगर लिख कर करो लाइबेल, लिख कर लाइबेल। आगे बात समझ में, समझ गए? रामू को राम कुमार है तो राम कुमार नाम लेंगे, रामू नहीं लेंगे। रमेश नाम है तो रमेश ही लेंगे। आए बात समझ? जिसका जो नाम है वो नाम लेंगे। नहीं तो गलत लिख दे, हर कुछ लिख देना, लिख देते ना, गलत हो सकता। आपके ऊपर जो है पब्लिक लॉ हो सकता है, कानून बाहर का इंस्टीट्यूशनल सिविल लॉ तो कोई दिक्कत नहीं है, वहीं का भी सिमट जाएगा तुम्हारे हॉस्पिटल में ना। वहाँ के लोग की जल्दी आ गया, लेट आ गया ना, वहीं कोई सिमट जाते हैं ना कि तुम लेट आए, जल्दी भाग गए, है ना, काम कम किया, वो सब वही। लेकिन ये कर दिया तो कहाँ निपटेगा? इसका निपटारा कहाँ होगा? कोर्ट में। समझे बात को? नौकरी लग रहे हो, नौकरी जाने के ज्यादा चांस होते हैं आने से ज्यादा। भाई बात समझ? इसलिए तो उसको सरकारी कहते हैं। सरकारी का मतलब कोई भी कुछ भी कह के चला जाए लेकिन बेचारा चुप रहे ना कि मैं क्या सरकारी हूं क्या, कहते हैं ना, शांत। नॉन इंटेंशनल टोर्ट, आपको पता नहीं है, आपने अनजाने में कर दिया। ये दो प्रकार का होता है, नेग्लिजेंस एंड माल प्रैक्टिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। नेग्लिजेंस किसे कहेंगे बच्चों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इट मींस नॉट प्रोवाइडिंग एन रीजनेबल स्टैंडर्ड केयर। इट इंक्लूड कमीशन ऑफ वर्क। नेग्लिजेंस इज माइनर और कैन बी कंडक्टेड बाय एनीवन। किसी के भी द्वारा हो सकती है नेग्लिजेंस। जैसे काम तो कर रहे हो बच्चों आप, नेग्लिजेंसी का मतलब क्या है बच्चों? आप काम तो कर रहे हो लेकिन काम क्या कर रहे हो बताओ? गलत कर रहे हो। काम तो कर रहे हो, काम क्या कर रहे हो? गलत। जैसे कोई बर्न का पेशेंट था, उसको जो है आपने हॉट एप्लीकेशन लगा दिया। काम तो किया, एप्लीकेशन देना था, कोल्ड एप्लीकेशन लगा दिया, क्या? हॉट एप्लीकेशन। साइड रेल फेलियर टू पुट साइड रेल रिजल्ट इन रिस्क। आप जो है साइड रेल ऊपर करना भूल गए, आपने जो है प्लास्टर कास्ट जो है आपने टाइट बांध दिया। आपने काम तो किया लेकिन गलत कर दिया। काम तो किया लेकिन गलत कर दिया। दवाई गलत दे दी, इंजेक्शन गलत दे दिया आपने जो है डिफेक्टिव इक्विपमेंट से जो है आपने वाइटल साइन ले लिए। आगे बात समझ में? आपने ऐसा काम कर दिया जिससे कि मरीज को क्या इंजरी हो गई। तो काम तो किया लेकिन गलत कर दिया, क्या हो जाएगा? नेग्लिजेंस। और माल प्रैक्टिस क्या है? ये टाइप है आपके पास नेग्लिजेंस का, और इसमें इट इंक्लूड प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। माल प्रैक्टिस यूजुअली इंक्लूड ओमिशन ऑफ वर्क। कहने का मतलब आप जो है कोई भी काम कर रहे थे, बीच में स्टेप भूल गए उस काम की। क्या भूल गए? स्टेप। आगे बस स्टेप वाइज आप काम कर, लेकिन स्टेप आप मिस कर दिया आपने, तो किस में काउंट होगा? माल प्रैक्टिस में, कि आपकी प्रैक्टिस जो है सही नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पर लिविंग फॉरेन बॉडी इन पेशेंट बॉडी ड्यूरिंग सर्जरी। सर्जरी के दौरान आप जो है अंदर कुछ ना कुछ गोज पीस भूल गए। क्या भूल गए? काम तो सही कर, लेकिन कोई स्टेप आप उसमें भूल गए। फेलियर टू चेक पोस्ट ऑपरेटिव वाइटल साइन। जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट था उसका वाइटल साइन देना भूल गए आप लोग। फेलियर टू चेक प्रॉपर साइट ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। आपने इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया और चेक करना भूल गए। फेलियर टू ऑब्टेन इन्फॉर्म कंसर्ट। कोई सर्जरी थी उससे पहले आप इन्फॉर्म कंसर्ट लेना भूल गए, तो काम करना भूल गए, वो किसमें आएगा बच्चों? माल प्रैक्टिस। कोई स्टेप भूल गए आप, क्या किसमें आएगा? माल प्रैक्टिस। और काम गलत कर रहे हो तो किसमें आएगा? नेग्लिजेंस। एसोल्ट का मतलब समझ गए? इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी समझे? डिफेमेशन का मतलब रेपुटेशन डाउन कर दी। कैसे कैसे कर सकते हो बताओ? चलिए बच्चों, अब बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। आगे क्या होता है नर्सिंग मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, आगे देखेंगे आप लोग। देखिए मैनेजमेंट मीन्स गेटिंग द वर्क डन बाय अदर। ध्यान से समझिएगा। मैनेजमेंट का मतलब एक मैनेजर होगा जो दूसरों के द्वारा काम कराएगा। मैनेजमेंट का मतलब मैनेजर के द्वारा दूसरों के द्वारा काम करवाना, काम करवाना। आगे बात समझ में? एक मैनेजर होगा और वर्कर होंगे, और ये सब मिलके क्या बनेगा? मैनेजमेंट बनेगा। क्या बनेगा बताओ? हाँ। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? इट मींस हायर अथॉरिटी विच मेक प्लान ऑब्जेक्टिव एंड वर्क एज ऑर्गेनाइजेशन सेटअप। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है? एक हाई अथॉरिटी होती है जो कि प्लान बनाती है। क्या बनाती है? काम नहीं करती। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है? केवल कमलेश घर पे चले जाओ, तुम एक काम करो, घर पे पढ़ लेना।
बताओ मुझे एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में क्या अंतर है, लक्ष्मी बताइए। प्लान बनाए जाते हैं, आगे बात समझ में। अरे IAS IPS खुद काम थोड़ी करते हैं, वो क्या तैयार करते हैं, प्लान तैयार करते हैं और किसको देते हैं, नीचे वाले मैनेजर को। फिर मैनेजर क्या कराता है, काम करवाता है ना। आगे बात समझ में। प्लान तैयार करना क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन, और काम करवाना क्या है, मैनेजमेंट। इट इंक्लूड डिसीजन मेकिंग पावर। अब लेवल ऑफ मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। आपके पास में देखो मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, और आपके पास में लोअर लेवल मैनेजमेंट। 3 प्रकार का मैनेजमेंट। कितने प्रकार का बताओ बच्चों। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन आते हैं, सबसे पहली चीज जो उन लोगों को रखा जाता है, इधर देखो, टॉप लेवल मैनेजमेंट में उन लोगों को रखा जाता है जो सूझबूझ से काम करते हैं। किससे बताओ, जिनकी इंटेलेक्चुअल पावर हाई होती है। जिनकी इंटेलेक्चुअल पावर क्या होती है बच्चों, हाई। और इसमें कौन आते हैं, जैसे नर्सिंग की बात करें तो नर्सिंग के टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन होता है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। चीफ नर्सिंग ऑफिसर, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन है ना, या नर्सिंग सुपरिटेंडेंट क्या होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे आता है। किस पे आता है, अगर हॉस्पिटल में बात करें तो आपका CMO, आपका CMS, आपका मेडिकल सुपरिटेंडेंट, चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट, सब किस में आते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट में। किसमें, इनमें क्या होती है बताओ, सूझबूझ, इंटेलेक्चुअल। उसके बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इट इंक्लूड असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। और वार्ड इंचार्ज, वार्ड इंचार्ज और आपका असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट किस में आता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। ये क्या करते हैं, एक्ट एज सुपरवाइजर, किसकी तरह काम करते हैं, ओनली। ये एक लिंक होते हैं किस किस के बीच का, टॉप लेवल के बीच का और लोअर लेवल के बीच का। आगे बात समझ में, टॉप लेवल के बीच का और लोअर लेवल के बीच का, ये जो है आपके एक चेन होती है, नीचे की बात ऊपर पहुंचाती है, ऊपर की बात कहां पहुंचाती है, नीचे पहुंचाती है। और इसका नर्सिंग के फील्ड में इसका एग्जांपल क्या है, मिडिल लेवल का बताओ, ANS। ANS की फुल फॉर्म क्या है बताओ, है ना। अरे ANS से नीचे ANS नर्सिंग सुपरिटेंडेंट से नीचे कौन है, ANS या DNS होता है, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, है ना, ANS एंड DNS। और वार्ड इंचार्ज भी किसमें आएगा बताओ, मिडिल लेवल। उसके बाद लोअर लेवल या फर्स्ट लेवल, नीचे ग्राउंड का हम लोग हैं, गरीब लोग है ना, ऑपरेशन लेवल। लोअर लेवल, फर्स्ट लेवल या ऑपरेशन लेवल मैनेजमेंट में कौन आते हैं, नर्सेज आती है। कौन आती है बताओ, जो हम काम करने वाले हैं। और इनके पास देखो, इनके पास कौन सी पावर ज्यादा होती है, इनके पास कौन सा दिमाग ज्यादा होता है, इनके पास टेक्निकल स्किल्स होते हैं। क्या होते हैं बताओ, क्योंकि काम तो इसी को करना है ना। इट इंक्लूड नर्सिंग ऑफिसर। फंक्शनल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट किसे कहा गया है बताओ, लोअर लेवल मैनेजमेंट को या थर्ड लेवल मैनेजमेंट को, नहीं, लोअर लेवल में फर्स्ट लेवल, किसे क्या कहते हैं इसको, फर्स्ट लेवल भी। लोअर लेवल को क्या बोलते हैं, फर्स्ट लेवल, नीचे नीचे का लेवल है ना। और काम कौन करता है बताओ, कौन सा लेवल करता है काम भी, हाँ, काम तो वही करेंगे ना, ऊपर वाले तो क्या करेंगे, सबसे ऊपर ऊपर वाला तो क्या करता है बताओ, सूझबूझ वाला। मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं चल रही, सूझबूझ वाला। उसके नीचे वाला सुपरविजन, उसके नीचे वाला फंक्शन करेगा। और इनके अंदर कौन से स्किल होंगे बताओ, टेक्निकल स्किल ज्यादा होंगे। क्वेश्चन पूछूंगा मैं, करके आएंगे क्वेश्चन आप लोग नर्सिंग एजुकेशन मैनेजमेंट के। तो बताओ, बताएंगे नर्सिंग ऑफिसर कौन से लेवल के मैनेजमेंट में आएंगे बताओ, मुझे बताओ, थर्ड लेवल में या फर्स्ट लेवल में, हाँ, थर्ड तो लेवल है ही नहीं है ना, फर्स्ट लेवल। चलिए आगे देखो, कुछ थ्योरीज है आपके मैनेजमेंट की, देखेंगे। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी केवल आप यहाँ पर की डिस्कवरी किसने की थी वो याद रखेंगे, फ्रेडरिक टेलर ने दी। किसने दी बताओ, मैं पढ़ देता हूँ, लेकिन अभी आपको फिलहाल जो यूपीपीएससी एग्जाम के लिए फ्रेडरिक टेलर याद रखना है, एम्स वगैरह के लिए, जीएमसीएच वगैरह के लिए, केजीएम वगैरह के लिए पूरा याद रखना पड़ता है ना। ये आपके सफिशिएंट है नोट्स सबके लिए। According this theory, management can be improved by increasing productivity and productivity can be improved by। देखो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट का मतलब है आउटपुट बढ़ाना। क्या बढ़ाना बताओ, और आउटपुट को कैसे बढ़ा सकते हैं, गिवन ट्रेनिंग एंड स्किल, बोनस देकर,
राइट पर्सन राइट जॉब देकर, इक्वल वर्क इक्वल पेमेंट देकर। दूसरी थ्योरी थी ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी गिवन बाय मैक्स वेबर, जिसको फादर ऑफ क्या कहते हैं बताओ, क्या बोलते हैं? हाँ, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मैनेजमेंट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय हिरार्की पैटर्न, हिरार्की पैटर्न के नीड के अनुसार। एट ईच लेवल देयर इन सम अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ईच वर्क इज बाइंडेड बाय रूल एंड रेगुलेशन, हर वर्क रूल और रेगुलेशन से बाइंडेड हो ना। एक एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी प्रपोज्ड बाय हेनरी फायोल, ये बहुत बार आया हेनरी फायोल। हेनरी फायोल इज फादर ऑफ फंक्शनल मैनेजमेंट, क्वेश्चन पूछा गया है फंक्शनल मैनेजमेंट के फादर किसे कहा है? हेनरी फायोल को। और क्या कहेंगे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मैनेजमेंट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय सम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल, 14 प्रिंसिपल दिए जिसके द्वारा हम मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। 14 प्रिंसिपल पूछा गया कि मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल किसने दिए, बताओ किसने दिए? किसने दिए? क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, किसने दिए बताओ? हेनरी फायोल। 14 प्रिंसिपल कौन कौन से? आप अपनी दीवार पे चिपका लेंगे, आप अपनी दीवार पे चिपका लेंगे आप लोग, अभी याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है यूपीएससी के लिए, लेकिन आगे जब भी एग्जाम होगा तो दीवार पे चिपका लेंगे तो याद हो जाएगा। सबसे पहला आपसे पहला पूछ सकता है सबसे पहला प्रिंसिपल कौन सा है, अभी पहला याद रखें बस, डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। चौथा यूनिटी ऑफ कमांड। पांचवा डिसिप्लिन। छठा रिम्यूनरेशन। सातवां सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। नेक्स्ट इनिशिएटिव। नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर। नेक्स्ट सेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट इक्वलिटी। नेक्स्ट स्कॉलर चेन। नेक्स्ट स्प्रिट डी कॉर्पस। नेक्स्ट ऑर्डर। तो ये आपने 14 प्रिंसिपल दिए, जिसमें इंपॉर्टेंट किसको लगाया देखो हमने, स्प्रिट डी कॉर्पस, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। द वर्क हेनरी फायोल। और हेनरी फायोल ने एक और चीज बताई कि मैनेजमेंट को स्ट्रक्चराइज भी किया, उसने एक स्ट्रक्चर दिया मैनेजमेंट का, और उस स्ट्रक्चर को उसने शॉर्ट में लिखा पोस्ट डिकोर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए पोस्ट डिकोर। सारे पोस्ट डिकोर की फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, पूछेगा एग्जाम के अंदर कि पोस्ट डिकोर की फुल फॉर्म क्या है। एक वर्ड को पूछ सकता है कि इनमें से पी का मतलब क्या है, बताओ। पी का मतलब, ओ का मतलब, एस का मतलब, डी का मतलब डायरेक्टिंग है, डायरेक्शन नहीं है, गलत कर देगा। सी का मतलब, आर का मतलब, कई बार रेस्पॉन्सिबिलिटी लिख देता है इसकी जगह पे, और आप लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी करके आ जाते हो फ्लो में, और गलत हो जाता है। बी का मतलब पर्सन। आगे बात समझ में। तो 14 प्रिंसिपल वाली थ्योरी किसने दी बताओ, हेनरी फायोल। आगे बात समझ में। मॉडर्न मैनेजमेंट का फादर किसे कहा जाता है बताओ, हेनरी फायोल को कहा जाएगा। फंक्शनल मैनेजमेंट का फादर किसे कहा गया, हेनरी फायोल। नेक्स्ट आपके पास है बिहेवियरल थ्योरी। इसके बारे में आप लोग ज्यादा याद ना रखें, लेकिन एम्स वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है सारी की सारी थ्योरियां। गिवन बाय एल्टन मयो। इसके अनुसार क्या है, बिहेवियरल थ्योरी क्या बताती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मैनेजमेंट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय चेंजिंग बिहेवियर एनवायरनमेंट ऑफ द वर्कर एंड क्रिएट फेवरेबल एनवायरनमेंट। मतलब एक अच्छा एनवायरनमेंट जो है वर्कर के अनुसार वहां पे दिया जाए, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। किसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और मैनेजमेंट का मतलब क्या है, टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, आउटपुट को बढ़ाना। अरे जितने भी मैनेजमेंट मैनेजर वगैरह लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, आउटपुट बढ़े, कि जो आप पेशेंट की केयर दे रहे हो वो बढ़ जाए, है ना। और इसमें क्या आता है, देखो हर्तोवान इफेक्ट आता है। तो हर्तोवान इफेक्ट का मतलब ये होता है, देखो हिंदी में लिख ले, ये थोड़ा सा HOW THORONE THO कर देंगे। इसका मतलब क्या है, देखो ये यहां से लेना देना नहीं है इसका, यहां से एक क्या होता है, देखो ये एक अप्रेजल का मतलब किसी भी वर्कर, कोई काम करने वाली जो नर्स है उसको चेक करने का एक वो है, सिस्टम है।
तो क्या होता है, जब हम किसी नर्स को सुपरविजन कर रहे हैं तो उसको पता लग जाए पहले से ही कि मुझे सुपरवाइज किया जा रहा है, तो वो अच्छा काम करना स्टार्ट कर देती है। क्या करना स्टार्ट कर देती है? उसको पता लग जाता है कि सुपरवाइजर मुझे देख रही है या इंचार्ज मुझे देख रहा है, तो वो अच्छा काम करना स्टार्ट कर देता है। और इसको क्या बोलते हैं? हाउ थ्रोन रिस्पेक्ट। क्या बोलते हैं? हाउ थ्रोन रिस्पेक्ट। चलो आगे आगे देखो, 14 प्रिंसिपल का नाम याद रखें आप लोग, है ना। अगला मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये कई बार आया है। एमबीओ की फुल फॉर्म पूछी गई है एक एग्जाम में कि एमबीओ की फुल फॉर्म क्या है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। और ये किसने दिया? पीटर ड्रूकर ने। किसने दिया बताओ? पीटर ड्रूकर ने। और पीटर ड्रूकर को फादर ऑफ मैनेजमेंट भी कहा गया। ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ मैनेजमेंट किसे कहा गया बताओ? एक लिस्ट बना लेंगे, सब चीज रटने वाली है बच्चों। पीटर ड्रूकर ने फादर ऑफ मैनेजमेंट किसे कहा गया? हाँ, इसने क्या दिया अभी आप लोगों को याद नहीं रखना, लेकिन एम्स वगैरह के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मैनेजमेंट कैन बी इम्प्रूव्ड इफ मैनेजर वर्क एज एक्टिव पर्सन और मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव। कहने का मतलब हिंदी में यह है कि एक हम देखो मैनेजमेंट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं कि अगर एक मैनेजर जो है एक्टिव पर्सन की तरह काम करे। किसकी तरह काम करे? और ऑब्जेक्टिव के लिए काम करे। किसके लिए काम करे बताओ? उद्देश्य के लिए। किसके लिए बताओ? हाँ, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कि मैनेजर काम कर रहा है वर्कर के साथ में। किसके साथ में काम कर रहा है? मिलकर। तो जो है आपका इंप्रूवमेंट होगा, तुम्हें पता है, काम ज्यादा होगा। जैसे आपके पास में गांठ थ्योरी। गांठ थ्योरी क्या बताती है देखो, गिवन बाय हेनरी गांठ। इसमें क्या होता है? मैनेजमेंट वर्क प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। ये पूछा गया है कि आप मैनेजमेंट को अगर ग्राफ के रूप में, जैसे कैसे मानते हैं ग्राफ के रूप में? कैसे कि इस दिन इतना काम हुआ, उस दिन इतना काम हुआ, है ना, कम ज्यादा हो रहा है किसी का ग्राफ, है ना, उससे पता लग जाता है कि इस दिन इतना। तो अगर आप किसी मैनेजमेंट को ग्राफ के रूप में प्रदर्शित कर रहे हो, बार ग्राफ या बार चार्ट के रूप में प्रदर्शित कर रहे हो बच्चों, तो वो क्या कहलाएगा? गांठ थ्योरी। क्या कहलाएगा? लिख लो, आया हुआ क्वेश्चन है ये, आया हुआ क्वेश्चन है। जब आप मैनेजमेंट को किसी ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करते हो तो क्या कहलाता है? गांठ थ्योरी, है ना। एक्स वाई थ्योरी, ये आपको याद नहीं रखनी है अभी इस टाइम पे, लेकिन मैं बताऊंगा तो सही। गिवन बाय एमसी जियोगर। एमसी जॉर्जर के द्वारा दी गई है। एक्स थ्योरी, वाई थ्योरी आपके पास में क्या है देखो। एक्स थ्योरी का मतलब है ऑटो रिएटिव स्टाइल, मैनेजमेंट बाय स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन। एक्स थ्योरी का मतलब ये होता है कि आप मैनेजमेंट कुछ स्ट्रिक्ट रूल से कर रहे हो। किससे कर रहे हो बताओ? और वाई थ्योरी का मतलब है पार्टिसिपेटिव थ्योरी, मतलब सब मिलकर जो है आप रूल बना रहे हो और उस रूल के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, वो क्या कहलाएगा? वाई थ्योरी। क्या कहलाएगा बताओ? आगे बात समझ में। और जेड थ्योरी इसी का एक मिला जुला रूप है। इन दिस थ्योरी मैनेजर एंड एडमिनिस्ट्रेटर टेक कंप्लीट केयर ऑफ वर्कर एंड वर्कर फैमिली। जेड थ्योरी का मतलब है कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर जो वर्कर है और उनकी फैमिली की पूरी केयर करते हैं। आगे बात समझ में। अभी आप लोगों को याद नहीं रखना है, लेकिन एम्स वगैरह में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि किसके द्वारा दी गई है। लीडरशिप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी यूपीएससी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीडरशिप का मतलब होता है इट मींस एक्ट ऑफ मोटिवेशन टू ग्रुप मेंबर। हमेशा ग्रुप मेंबर को मोटिवेट रखना। आई बात समझ में? काम करने के लिए। किसके लिए बताओ? लीडर इज ए पर्सन हु इन्फ्लुएंस द ग्रुप मेंबर एंड ग्रुप मेंबर अकॉर्डिंग टू लीडर वर्क करते हैं। किसके अनुसार? लीडर के अनुसार। आगे बात समझो। लीडर का क्या काम है कमलेश? कमलेश, लीडर का क्या काम है? क्या रखना? कुछ रखना, चॉकलेट खिला के। क्या काम है बताओ? मोटिवेट रखना, काम करने के लिए, है ना। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ लीडरशिप, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कितने प्रकार की टाइप्स ऑफ लीडरशिप, ये नहीं देखेंगे, चार्ट नहीं देखेंगे, बेस्ड ऑन अथॉरिटी, बेस्ड ऑन, ये नहीं, डायरेक्ट आएंगे टाइप ऑफ लीडरशिप में। सबसे पहले ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ध्यान से, ऑटो का मतलब खुद के पास सारे के सारे नियम कायदे खुद बनाता है, पूरे के पूरे नियम कायदे टॉप लेवल पे। किस पे बताओ? उसके अनुसार ही काम करना है, किसी को कोई प्रकार की छूट नहीं है। आई बात समझ में? जैसे राजा का शासन होता था पहले जमाने में, उस तरीके का राजा ने जो नियम फरमान निकाल दिया
उसी के अनुसार जनता को रहना है, जनता की कोई नहीं सुनेगा, जो राजा ने बोल दिया वो फाइनल है, वो क्या कहलाता है? ऑटोक्रेटिक। क्या कहलाता है बताओ? और ऐसी जो आपकी लीडरशिप होती है इसमें डिसीजन तुरंत होता है, क्योंकि डिसीजन काम करने वाला कौन होता है? ओनली एक ही आदमी होता है। यही लिखा है इसके अंदर, देख लो मेरे आप। डिसीजन आर टेकन बाय ओनली लीडर एंड नो रोल ऑफ ग्रुप मेंबर इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन कैन बी टेकन क्विकली इन दिस लीडरशिप, आर ग्रुप मेंबर नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट। दूसरा आपका डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक तो जान गए, अभी हम लोग डेमोक्रेटिक राइट है हमारे पास में। लोकतंत्र, इसमें क्या होता है? जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता पर शासन, है ना? आगे बात समझ में? लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक का मतलब लोकतंत्र। इसमें क्या होता है? एक रूल बनाए जाते हैं जनता के द्वारा ही, जनता के लिए ही और जनता के ऊपर ही। आगे बात समझ में? वो क्या कहलाता है? डेमोक्रेटिक। डिसीजन आर टेकन बाय कलेक्टिवली, सबके द्वारा मिला जुला डिसीजन लिया जाता है। इसके टाइप आप लोग पढ़ लेंगे, अगर आप याद करना चाहो तो याद कर सकते हैं, लेकिन यूपीपीएससी के लिए टाइप इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैं बता रहा हूं उसी पे फोकस करेंगे, अभी पूरा पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर पूरा पढ़े तो तुम्हारी मर्जी है, पढ़ो और डूबो। अभी जो मैं बता रहा हूं उसकी, जब तुम्हारा एम्स का एग्जाम होगा उस टाइम पे उसके अनुसार देंगे ना। चलिए, तो डेमोक्रेटिक समझ गए। किसके पास रहेंगे बताओ रूल बनाने की छूट? तो मुझे बताओ ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक लीडरशिप में क्या अंतर है? मुझे बताओ। ऑटो सेल्फ होता है, डेमोक्रेटिक। राजा का शासन कैसा था? किंग जॉर्ज कैसा है? ऑटोक्रेटिक है ना, उसने जो है ना किंग जॉर्ज, किंग जॉर्ज। और हमारे इंडिया में कैसा शासन है बताओ? डेमोक्रेटिक। अगर कोई ऐसा मैनेजमेंट है जिसमें सब मिलकर रूल बनाते हो अपने लिए ही, तो क्या है? डेमोक्रेटिक है। क्या है बताओ बच्चों? लेसस फेयर। लेसस फेयर क्या? ये कई बार पूछा गया है। मजे है मजे, तुम्हारी मर्जी पड़े जब आओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जाओ, कोई रूल रेगुलेशन नहीं, कोई, सब अपना अपना लीडर है, अपने अपने लीडर खुद है। तो क्या कहलाएगा बच्चों? लेसस फेयर। और सबसे बुरा मैनेजमेंट इसी को, सबसे बुरी लीडरशिप यही है ना। इसमें किसी प्रकार का डिसीजन ही नहीं हो पाएगा। एक उधर है, एक उधर है, सब अलग थलग, अपनी मर्जी के मालिक सब है, सब खुद के लीडर खुद है। आगे बात समझ में? एक होता है सिचुएशनल लीडर, कि सिचुएशन के अनुसार जो लीडर चेंज हो जाता है ना, कि भैया इसको ये काम अच्छा आता है तो इसका लीडर इसको बना दो। आई बात में? इसको डांस अच्छा आता है, डांस का लीडर इसको बना दो। इसको सिंगिंग अच्छी आती है, सिंगिंग का लीडर इसको बना दो। बनाते थे ना क्लास में, है ना? डांस करते थे तो फिर बोला जाता अलका एंड पार्टी, है ना? पूरे के नाम नहीं लेते थे ना, एंड पार्टी साथ में। एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि एंटरप्रेन्योर करना ना, आजकल बहुत चल रहा है, लेकिन आप लोग इसको ज्यादा नहीं देंगे ध्यान, अभी इस पे ज्यादा ध्यान अभी नहीं देंगे। ये बिजनेस एरिया में होता है। किसमें होता है बताओ? बिजनेस एरिया में ना। चलिए आगे आते हैं हम लोग, चलिए आगे हॉस्पिटल का मैनेजमेंट देखते हैं। चलिए चलिए आगे जो बताया जा रहा है उसी पे ध्यान देंगे, इधर उधर ऐसे नहीं देखेंगे। टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल अकॉर्डिंग टू पेशेंट स्टे। पेशेंट कितनी देर के लिए रुक रहा है उसके अनुसार। शॉर्ट टर्म हॉस्पिटल, लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल। जिनमें पेशेंट कुछ देर के लिए रुक रहा है वो शॉर्ट टर्म हॉस्पिटल, जिनमें ज्यादा देर के लिए रुक रहा है वो क्या है? लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल। समझ गए? अकॉर्डिंग टू कंट्रोल पावर, पब्लिक हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग हॉस्पिटल और कोऑपरेटिव हॉस्पिटल। पब्लिक हॉस्पिटल कौन से होंगे? जो सबके हैं। सबके कौन से बताओ? तो तुम्हारे भी है। तुम्हारा अधिकार कौन सी चीजों पे? गवर्नमेंट वाले पे, वो पब्लिक हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल जो कोई एक आदमी चला रहा है, कोई ट्रस्ट चला रहा है, वो प्राइवेट। नर्सिंग होम जो एक या दो पर्सन के द्वारा है। किसके द्वारा बताओ? और कोऑपरेटिव हॉस्पिटल कोई बिजनेस टीम के, जैसे मैक्स फोर्टिज है ना, वेदांता, ये सब क्या है? कोऑपरेटिव हॉस्पिटल, रिलायंस वगैरह। अकॉर्डिंग टू पर्पज या ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य के अनुसार कितने प्रकार के? सबसे पहले टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल, कि इसके अंदर एमबीबीएस भी होती है, नर्सिंग वगैरह भी होती है, जैसे एम्स वगैरह, पीजीआई वगैरह। क्या है बताओ? टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल है। टीचिंग कम रिसर्च, जिनमें मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज वगैरह। आई बात समझ? वो कैसे होते हैं? टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल।
स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल जो कि स्पेशल चीजों का इलाज करते हो, जैसे कि मान के चलो आपका ILBS है, ILBS है दिल्ली का इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी है ना, वो किसके लिए? लीवर और गोल ब्लैडर के लिए। जैसे कैंसर हॉस्पिटल है, किसके लिए? ओनली कैंसर के लिए, उनको क्या बोलते हैं? स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल। जनरल हॉस्पिटल आ जाओ सब, उल्टी दस्त मलेरिया सब आ जाओ, वो जनरल हॉस्पिटल। आइसोलेशन हॉस्पिटल केवल कम्युनिकेबल डिजीज के लिए, किसके लिए बताओ? अकॉर्डिंग टू बेड स्ट्रेन, बेड के अनुसार। टीचिंग हॉस्पिटल कितने बेड का होगा बताओ? 500 बेड है तो टीचिंग बेड हॉस्पिटल। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कितने बेड? 200। तालुका हॉस्पिटल में 50 बेड, PSC पे 10 बेड, CSC पे आपके 35 से 50 बेड। CSC का लिख लो। हाँ, तालुका हॉस्पिटल यही CSC, तहसील वाला हो गया। CSC कहाँ होती है? तहसील को होती है। स्टॉपिंग पेटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखें, आज सीखेंगे आप लोग कि आपका प्रमोशन कहाँ कहाँ होगा। आप जब लग जाएंगे तो आप क्या क्या बनेंगे। देखो, सबसे पहले सबसे नीचे से चलता हूँ बच्चों में ना, सबसे नीचे से आपको पहले बता दूं, पहले आप लोग लगे नर्सिंग ऑफिसर में। आजकल नाम चेंज है, स्टाफ नर्स को लिखेंगे नर्सिंग ऑफिसर। यहाँ पे जो स्टाफ नर्स लिखा है उसको नर्सिंग, सबसे पहले नर्सिंग ऑफिसर बने। फिर आप लोग वार्ड इंचार्ज या सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, जिसको नर्सिंग सिस्टर ग्रेड फर्स्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट ग्रेड का। आप लगेंगे किसमें? सेकंड ग्रेड में लगेंगे। फिर आपका प्रमोशन होगा, आप क्या बन जाएंगे? सेकंड ग्रेड के से फर्स्ट ग्रेड में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे बताओ? और फर्स्ट ग्रेड वाले को क्या बोलेंगे आप लोग बताओ? नर्स ग्रेड फर्स्ट बोलेंगे, या वार्ड इंचार्ज, या आजकल के हिसाब से SNO। क्या बोलते हैं? SNO का मतलब लिखो, SNO का मतलब सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। क्या होगा उसमें? और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का जो प्रमोशन हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? ANS बनेगा। क्या बनेगा बताओ? और ANS का प्रमोशन हो जाएगा तो क्या बनेगा बताओ? वो DNS बनेगा। DNS का प्रमोशन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? NS बनेगा। और NS का प्रमोशन हो जाएगा तो क्या बनेगा? CNS बनेगा। क्या बनेगा बताओ? तो आपने देखा फ्लो चार्ट। तो ये तो हम हॉस्पिटल में किस हिसाब से जो स्टाफिंग पैटर्न होता है, हमारे नर्सिंग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तो आप सबसे पहले किस में लगोगे बताओ? नर्सिंग ऑफिसर में। उसके बाद क्या बनोगे? SNO। SNO के बाद क्या बनोगे बताओ? ANS। ANS के बाद DNS के बाद CNS। अब देखो, NS फिर CNS, सॉरी। अब आप लोग देखेंगे कि कितने कितने बेड पे कितने होंगे, क्या सारे थोड़ी बन जाएंगे? अब देखेंगे आप लोग CNS या CNO। अब CNO बोलते हैं ना, पहले क्या बोलते थे? सीनियर नर्सिंग, आपके पास स्टाफ है ना, अब सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हो गया। ANS के बाद DNS बनेंगे, DNS के बाद आप CN। एक बार फिर सुन लेंगे। देखो, पहले नर्सिंग ऑफिसर बने, फिर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे, फिर ANS बनेंगे, फिर DNS बनेंगे, फिर NS बनेंगे, फिर CNS बनेंगे। तो अब नर्सिंग ऑफिसर हो गए। SNO का मतलब सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, NS का मतलब असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, DNS का मतलब डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, NS का मतलब नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, और CNS का मतलब चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। अब कितना कितना, इधर देखो रेशियो के हिसाब से, सारे थोड़ी बन जाएंगे। क्या क्या बनेंगे मुझे बताना है, आप बताना कैसे, फ्लो चार्ट बताओ मुझे। इधर देखो, सबसे पहले क्या बनेगा? हाँ, फिर नर्सिंग ऑफिसर से क्या बनेंगे? SNO बनेंगे। अगर तुम्हें ये भी नहीं आता ना तो तुम नर्सिंग छोड़ दो, तुम्हें ये भी पता नहीं कि अब क्या बनेंगे, क्या है क्या नहीं है। जब तुम्हें तुम्हारी खुद की पहचान नहीं आती है तो काहे की नॉलेज है तुम लोगों में? ये तो तुम्हारी पहचान है ना। अरे पहले बच्चा बनेगा, बच्चा होने के बाद बड़ा बनेगा, बड़ा होने के बाद शादी होने के बाद पति बनेगा, फिर पापा बनेगा, फिर दादा बनेगा। अगर यही तुम्हें पता नहीं है, बहुत ही बुरी कंडीशन है, सेमलेस है। तो कैसे कैसे बनोगे मुझे बताना एक बार फिर से, बताओ। NS की फुल फॉर्म बताना। NS की फुल फॉर्म
तुम है ना छोड़ देना कोचिंग, लास्ट मंथ के बाद कोचिंग बंद करना, नहीं हो सकता तुम्हारा सिलेक्शन। अगर अब की बार नहीं हुआ तो छोड़ देना, नहीं हो सकता। आप अच्छे से कोई अच्छा काम करें अपने घर में, धार्मिक कार्य करें, उस पर ध्यान दें। NS की फुल फॉर्म क्या है बताओ, ये बताइए। सबको पता है, ये तो कोई गांव के गंवार जो नर्सिंग नहीं कर रहे उनको पता है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। और CNS की फुल फॉर्म आजकल क्या बोलते हैं उसको, CNO बोलते हैं ना, चीफ नर्सिंग ऑफिसर। आगे बात समझ में। तो देखो चीफ नर्सिंग ऑफिसर 500 बेड पे एक होगा, 500 बेड का कोई हॉस्पिटल है, वहां पे कितने चीफ नर्सिंग ऑफिसर होंगे बताओ। और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 400 बेड पे एक होगा, DNS 300 बेड पर एक, ANS जो है 150 से 100 से 150 बेड पे एक होगा, और जो वार्ड का इंचार्ज होगा 20 से 30 बेड पे एक होगा, और 30% जो है लीव रिजर्वेशन। लीव रिजर्वेशन मतलब छुट्टी पर चले जाएंगे तो 30% एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे आपको, जितने बेड है उसका 30% आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। जैसे मेरी बात सुनो, जैसे 300 बेड का हॉस्पिटल है तो 30 के हिसाब से 10 वार्ड इंचार्ज हो गए, कितने बताओ, 10 हो गए ना। 10 के बाद आपके 10 का जो है 30% बताओ, 13 लेने पड़ेंगे। कितने लेने पड़ेंगे, समझ गए, 30%। की कोई छुट्टी पे चला गया तो स्टाफ नर्स देखेंगे। अब यहां से क्वेश्चन आता है, स्टाफ नर्स अगर टीचिंग हॉस्पिटल है तो 3 बेड पर एक स्टाफ, 3 बेड पे कितना, देखो कभी देखा है तुमने जिंदगी में, मरे जा रहे हैं, 30 बेड का अकेला काम करा जा रहा है ना। देखो अगर टीचिंग हॉस्पिटल है तो 3 बेड पर एक स्टाफ, और 3 बेड पे एक तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ 30% क्या होना चाहिए, लीव रिजर्व, छुट्टी के लिए एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे 30%। अभी बस 3 बेड पर एक, कितने बेड पे, आंखें खोलो, आगे बस। तो अगर मान के चलो अगर 300 बेड का भी हॉस्पिटल है तो कितने स्टाफ चाहिए बताओ वहां पे, 100 तो वो, और 30% है छुट्टी के लिए, मतलब कितने हो गए, 130। आगे बस 300 बेड पे भी तो 300 बेड, और फिर तो मलखान के अंदर तो बहुत बेड है, दीनदयाल में तो बहुत बेड है ना, हजार बेड हो जाते हैं। तो इसका मतलब 900 बेड का हॉस्पिटल, 300 स्टाफ चाहिए। कितनी वैकेंसियां हैं देख सकते हो आप लोग, अगर नियम कायदे देखें जो किताबों में हम लोग पढ़ रहे हैं, नियम कायदे, कितनी वैकेंसी है देखो, कितनी वैकेंसी। 30 बेड का हॉस्पिटल नॉर्मल होता है तुम्हारे पास में, कोई भी सरकारी हॉस्पिटल है उसमें 30 बेड मिल जाते हैं। CSC वगैरह, PSC में भी 10 बेड होते हैं, तो 10 बेड के हिसाब से भी कितना, 3 बेड पे एक, तो 10 बेड पे 3 स्टाफ तो वो, और एक स्टाफ छुट्टी के लिए, 4 बेड 4 स्टाफ चाहिए ना PSC पे। कितने गांव होंगे यूपी के अंदर, कितनी तहसील होगी, कितने जिले होंगे, कितने टीचिंग हॉस्पिटल होंगे। 3 बेड पे एक, पूरे बेड गिने जाए तो कितने स्टाफ चाहिए, सारे कम पड़ जाएंगे नर्सिंग स्टाफ। स्टूडेंट को भी लेना पड़ेगा, सबको नौकरी मिल जाएगी। आई बात समझ में। जागरूकता भी जरूरी है कि सरकार ने वैकेंसी निकालेगी, हम फार्म भरेंगे, अरे निकलवाओगे तब तो निकालेगी ना। सोचो अगर तुम लोग जागरूक होंगे नर्सिंग। अब नर्सिंग वालों को ये पता नहीं कि NS क्या होता है, नॉर्मल सेलाइन बता देंगे कि NS तो सर लगाते हैं, तो काहे की वैकेंसी निकलवाएंगे, उनको खुद को ही पता नहीं, खुद की पोस्ट ही नहीं पता है, वो कौन सी नर्सिंग की वैकेंसी निकलवा देंगे। बहुत ही डाउन है तुम लोगों का। अब तुम्हारे पास में 2-5 वैकेंसी निकाल दो तो खुश हो जाते कि 5 वैकेंसी आई है, और 10,000 निकाल दे तो और ज्यादा खुश हो जाते हैं। 10,000 निकाल दे तो इसका मतलब समझ लेना कम से भी कम उसके 10 गुना ज्यादा कर लो, इतनी वैकेंसी है कहीं पर, इस वजह से 10,000 निकाली जाएगी। अरे फार्म कम पड़ जाए, फार्म अगर पूरी वैकेंसी निकाल दे तो जो फार्म भरे सबकी नौकरी, भाई बात समझ में, जो फार्म भरे सबकी नौकरी लग जाए। लेकिन क्यों, इसके पीछे का कारण समझे, जागरूक नागरिक। जागरूक क्या, जब पढ़े लिखे नॉलेज होगी तब तो जागरूक बनेंगे ना। जब NS ही नहीं पता है तो काहे का जागरूक। NS में बहुत बड़ी बात है ये,
कि आपको ये पता नहीं कि आप क्या क्या बनोगे, क्या क्या नहीं बनोगे, बहुत बड़ी बात है। नर्सिंग करके आगे आप लोगों को अपने जो है प्रमोशन चीज़ें पता नहीं है कि आप क्या क्या बनते हो। आप लोगों को कुछ नहीं आता, आप लोगों को कोई नॉलेज नहीं है। ऊपर वाले भरोसे हो आप, बहुत पढ़ना पड़ेगा, 7 बजे तक रहना पड़ेगा यहाँ पे, और घर पे जाके सुबह के शाम के 7 से सुबह के 7 तक घर पे पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए आप लोग, अगर बेड के अकॉर्डिंग कितना चाहिए बताओ, कितने बेड पे कितना स्टाफ चाहिए, इधर देखो मेरी तरफ बताओ। आगे बात किसमें? टीचिंग हॉस्पिटल क्या होते हैं? जिनमें नर्सिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, वो सब। और नॉन टीचिंग हॉस्पिटल जैसे आपने दीनदयाल मलखान या नॉन टीचिंग है ना, तो कितने बेड पे एक चाहिए? ये 30% क्यों रखे जा रहे हैं? अरे छुट्टी पे मिल जाएगा स्टाफ, तो उसकी जगह कौन काम करेगा? क्या काम थोड़ी छोड़ेंगे। चलिए अब आगे देखो, अभी कहानी आगे बाकी है। आईसीयू में और सीसीयू में, ये आईसीयू का मतलब क्या है बताना, आईसीयू का फुल फॉर्म बताना। बहुत अच्छा, तुम तो बहुत ज्यादा काम करो हॉस्पिटल में, तुम्हें तो अमेरिका के बुलाएंगे हॉस्पिटल वाले। आईसीयू की फुल फॉर्म क्या है बताओ? इंटेंसिव केयर यूनिट। और सीसीयू की कार्डियक केयर यूनिट। कार्डियक, आगे बात समझ में, जितने भी आईसीयू होंगे, जितने भी सीसीयू होंगे, वहां पे कितना स्टाफ चाहिए बताओ? 1:1 का मतलब क्या है बताओ? और ये 30% क्या है बताओ? ये सब में चाहिए 30%। तो लेबर रूम में कितना चाहिए बताओ? एक टेबल पर 2 है ना, एक डिलीवरी के लिए 2 चाहिए। और यहाँ देखो डिलीवरी चल रही है 10-10, एक ही ग्लव्स से होया जा रही है डिलीवरी। बच्चे चेंज कर दिए, लड़का हुआ था लड़की दे दी, लड़की हुई थी लड़का दे दिया, किसी को पता ही नहीं। बड़ा होके पता चला तू किस पे गया है, तेरा जैसा कोई है नहीं परिवार में, है ना। चेंज कर दी, किस पे जाएगा वो तो क्या मालूम किसका। इतनी भीड़ भाड़। अगर मेजर ओटी है तो वहां पर एक टेबल पे कितने बताओ? 3 चाहिए। माइनर ओटी है तो एक बताओ, एक टेबल पे 2 चाहिए। इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स 250 बेड पे 1। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। एक इंस्पेक्शन यूनिट बनाई गई थी 1992 में, उनके अनुसार भी अलग बताया गया है। देखो पैटर्न बताया गया है कि किस हिसाब से पैटर्न होगा। ये तो आपके पास में किसके अकॉर्डिंग था मैं आपको बता दूं। ये जो आपने देखा है बच्चों सामने, ये आपने ये स्टाफिंग पैटर्न है आईएनसी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बताओ? एक स्टाफ इंस्पेक्शन SIU बनी थी 1992 में, और उसके अनुसार देखेंगे आप लोग, वही चीफ नर्सिंग ऑफिसर 500 बेड पे 1, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो एक किस पे, देखो यहाँ पे ध्यान देंगे, 7.5 DNS पे 1 नर्सिंग सुपरिटेंडेंट आपको चाहिए। कितने DNS पे? अगर 7.5 डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट आपके हॉस्पिटल में है तो उनको देखने के लिए आपको 1 नर्सिंग सुपरिटेंडेंट चाहिए। और इसी जगह 15 हो गए तो कितने नर्सिंग सुपरिटेंडेंट लगेंगे बताओ? 2 लगेंगे, सीधी बात है। आगे बात समझ में? और 30 हो गए तो 4। बेड के अनुसार आप देख के आ गए। पहले DNS की बात करें तो 4 असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के ऊपर 1 DNS चाहिए। कितना DNS चाहिए बताओ? और ANS 4.5 इंचार्ज पर 1 ANS। अगर 9 इंचार्ज है तो 2 ANS। कितने ANS बताओ? 2 ANS। और वार्ड इंचार्ज 3.5 स्टाफ पर 1 इंचार्ज चाहिए। कितना इंचार्ज बताओ? 3.5 स्टाफ पर 1 इंचार्ज। आई बात समझ में? बात समझे आप लोग? चलिए आगे चलते हैं। स्टाफ नर्स की बात करें, आप लोगों की बात करें तो टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर 3 पर 1 पहले भी यही था। और जनरल जो आपके नॉन टीचिंग हॉस्पिटल है वहां पर 5 बेडों पर 1 चाहिए। 5 बेड पे 1:5। क्या चाहिए बताओ? 1:5। चपका लेंगे लिस्ट को। एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। बड़े से बड़े एग्जाम है, छोटे से छोटे एग्जाम है, क्या आईसीयू में कितना स्टाफ होना चाहिए, ये नॉलेज तो होनी चाहिए ना आप लोगों को। जरूरी नॉलेज है या नहीं है?
अब तुम्हें यही पता नहीं, तुम पिदे जा रहे हो, 100 मरीज डाल दिए, तुम्हें अकेले वो डाल दिया, चल। तुम्हें यही पता नहीं है कि मुझे कितने मरीज का काम करने की अथॉरिटी है, मुझे कितने मरीजों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पता तो होना चाहिए। काम तो कर देंगे भले मानवता के लिए। हाँ, स्टाफ नर्स देखा, जनरल वार्ड में किस हिसाब से 6 बेड पे 1। जनरल वार्ड जो होते हैं, जनरल वार्ड देखे ना आप लोगों ने, जहां पर मेला लगा होता है, समझ जाएंगे आप जनरल वार्ड है। 6 बेड पे 1 स्टाफ चाहिए और 30% तो लीव रिजर्व होना चाहिए, सभी में चाहिए 30% लीव रिजर्व। तो छुट्टी भी देंगे नहीं देंगे, 300 पेशेंट दिन थोड़ी काम करा सकते हैं, नियम पता है ना। 47 आवर्स सप्ताह में कितना। हाँ, स्पेशल वार्ड, कार्डियक वार्ड, बर्न वार्ड, न्यूरोलॉजिकल वार्ड, स्पाइनल इंजरी वार्ड और पीडियाट्रिक वार्ड, इनमें 4 पर 1 चाहिए। कितना चाहिए बताओ। और आईसीयू सीसीयू का तो पता ही आप लोगों को, लेबर रूम का पता ही आप लोगों को। वैसे तो आपको एक टेबल पर कितने चाहिए, 2, और एसआईयू के अनुसार एक टेबल पर 1। चलिए कैजुअलिटी की बात करते हैं, इमरजेंसी में कैसे चाहिए स्टाफ। 100 पेशेंट पे 1 स्टाफ चाहिए कैजुअलिटी। 100 पेशेंट पे 100 पेशेंट आ रहे हैं तो उसमें कितना स्टाफ चाहिए, 1 पेशेंट। और एवरी 35 मरीजों पे आपको एक एडिशनल स्टाफ चाहिए। अगर 135 हो गया तो फिर आपको 2 चाहिए, 170 हो गए तो फिर आपको 3 चाहिए। आगे बात समझ में। हर 35 मरीज पे 1 स्टाफ बढ़ा देंगे। बर्न में, बर्न की इमरजेंसी में उसमें 10 मरीज पे 1 स्टाफ चाहिए। कितने पे बताओ। और फिर उसके बाद हर 10 मरीज पे 1 स्टाफ बढ़ाना है आपको। ऑर्थोपेडिक इमरजेंसी में 45 मरीज पे 1 स्टाफ। किस पे बताओ। गायनिक की इमरजेंसी के अंदर 45 मरीज पे 1 स्टाफ। कितने पे बताओ। और हर 15 मरीज बढ़ता जाएगा। अगर 45 पे 50 हो गए तो 2 स्टाफ, 50 से 65 हो गए तो 3 स्टाफ, 15 मरीज बढ़ते 1 स्टाफ बढ़ जाएगा। 15 मरीज बढ़ते क्या बढ़ जाएगा बताओ। ओपीडी का कई बार पूछा गया है। ओपीडी 100 की ओपीडी हो रही है तो 1 स्टाफ चाहिए। 220 की ओपीडी हो रही है तो 2 स्टाफ चाहिए। 320 की ओपीडी हो रही है तो कितना बताओ। वैसे मैक्सिमम जो है आपकी ओपीडी में कितने स्टाफ होने चाहिए, 5 नर्सिंग स्टाफ। कितने बताओ। पेशेंट असाइनमेंट मेथड कि किस हिसाब से आपको केयर करनी है। देखो यहाँ पर आपके अलग अलग प्रकार की, आपको क्या होता है यहाँ पे नहीं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं जिनमें हाई स्टैंडर्ड केयर दी जाती है, वे तो सबके लिए है नियम। तो सरकारी, अरे नियम कौन बनाती है, सरकारी बनाती है ना। तो सबसे पहले किस पे अप्लाई होने चाहिए बताओ, सरकार पे अप्लाई होने चाहिए ना, सरकारी हॉस्पिटल। लेकिन वहां पे नहीं होते। देखेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर आपको कैसे पेशेंट असाइन किया जाता है कि कौन से मरीज का कौन काम करेगा। एक होता है टोटल पेशेंट केयर के अनुसार कि एक मरीज दे दिया आपको, अब 24 घंटे उस मरीज की आपको सेवा करनी है बस। ये क्या कहलाता है, टोटल पेशेंट केयर। उसकी सारी केयर आप ही को करनी है दिन भर की, नहलाना, धुलाना, कपड़े बदलवाना, सब कुछ लिख लेंगे। बाकी जब आप अभी फिलहाल के लिए, बाकी बाद में पूरा पढ़ेंगे। एक मरीज की पूरी केयर अगर एक नर्स के द्वारा की जा रही है तो क्या कहलाएगा बताओ। हाँ, फंक्शनल असाइनमेंट। आगे चलेंगे। हाँ, फंक्शनल असाइनमेंट किसे कहेंगे। देखो जैसे कि हर नर्स में अलग अलग स्पेशलाइजेशन पाया जाता है। कोई किस काम में पारंगत है, कोई किस काम में एक्सपर्ट है, तो उसके अनुसार उनको काम दिया जाता है। तो वो क्या कहलाता है बच्चों, फंक्शनल असाइनमेंट। क्या कहलाता है बच्चों हिंदी में। अभी केवल आप लोग इस हिसाब से ध्यान रखें। टीम असाइनमेंट, एक टीम बना दी जाती है और टीम मिलकर सभी मरीजों को देखती है। किसको देखती है बताओ, उसको क्या बोलते हैं, टीम असाइनमेंट। क्या कहते हैं बताओ, टीम असाइनमेंट। क्लियर है बात। ये नहीं देखेंगे, आगे चले। टीम असाइनमेंट बस परिभाषा देखेंगे अभी आप ये भी नहीं देखेंगे। ये प्राइमरी नर्सिंग केयर, यहां पे आएंगे प्राइमरी नर्सिंग केयर पे। एक प्राइमरी नर्सिंग केयर का मतलब है एक नर्स को 24 घंटे के लिए एक मरीज पकड़ा दिया जाता है, जब तक कि छुट्टी ना हो उसकी। जब तक कि छुट्टी ना हो 24 घंटे उसके पास ही रहना है, घर पे भी नहीं जाना।
घर पे भी नहीं जाना, वहीं रहना है। समझ गए बात को? तो क्या कहलाएगा बताओ? अब देखो आपके पास स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें आप लोग क्या देखेंगे? ये अगला टॉपिक है स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें आप क्या याद रखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। देखो इसमें आपको दो चीजें याद होनी चाहिए, एक तो इन सर्विस एजुकेशन, एक कंटिन्यू एजुकेशन। इन सर्विस एजुकेशन का मतलब है कि आपने क्या किया अपने, इधर सुनो, देखो इधर सुनो, इन सर्विस एजुकेशन का मतलब यह है कि इधर सुनो बच्चों, नौकरी के दौरान ही आप पढ़ने के लिए चले गए, नौकरी के दौरान आपको पेमेंट भी मिल रहा है, उसको बोलते हैं इन सर्विस एजुकेशन। एक होता है कंटिन्यू एजुकेशन, जैसे कि आप काम कर रहे हो, काम के साथ साथ आपको जो है नई चीजें सिखाई जा रही है, काम के साथ साथ ही आपको, आप काम तो कर रहे हो, छुट्टी नहीं मिली आपको, छुट्टी नहीं मिली है, आपको काम के साथ ही नई चीजें सिखाई जा रही है, वो क्या कहलाए? कंटिन्यू एजुकेशन। समझ गए? जैसे आपने काम करा, इंजेक्शन लगाने के आज आपको ये सिखाया जाता है, एनडी ट्यूब है ना, एनजी ट्यूब के बारे में सिखाते हैं हॉस्पिटल में, बड़े बड़े हॉस्पिटल में होता है कंटिन्यू एजुकेशन। इन सर्विस तो आपको भी गवर्नमेंट भी कराती है, आप छुट्टी लेके एमएससी करने चले गए, बीएससी करने चले गए, है ना, चले जाते हो ना। एक्रीडिएशन को नहीं पढ़ना है यहाँ पे, एक्रीडिएशन से आपको मतलब नहीं है यहाँ पे। ये रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, रिकॉर्ड क्या होता है, रिपोर्ट क्या होती है? देखो रिपोर्ट तो आप जानते हो ना बच्चों, जैसे आप लोगों ने कोई लैब इन्वेस्टिगेशन कराया, उसकी रिपोर्ट आई, सीबीसी रिपोर्ट, आरएफटी रिपोर्ट। रिकॉर्ड क्या होता है? मरीज का बायोडाटा, मरीज की हिस्ट्री वगैरह, उसकी फाइल, वो क्या होती है? रिकॉर्ड होती है ना। समझ गए? रिकॉर्ड क्या होता है? रिटर्न डिटेल डॉक्यूमेंट। क्या होता है बताओ? डॉक्यूमेंट की रिटर्न। रिपोर्ट क्या होती है? कोई भी चीज आई उसका रिटर्न या ओरली डिस्क्रिप्शन, वो क्या कहलाता है? रिपोर्ट। जैसे सीबीसी कराए तो आप मुंह से भी बोल सकते हो कि इसके एचपी कम है, और आपके पास में लिखा आउट में भी आता है। आगे इसको नहीं देखना है आपको भी। हाँ, सेंसस रिकॉर्ड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेंसस रिकॉर्ड, सेंसस रिकॉर्ड का मतलब ये होता है, इधर सुनो, मेरी बात सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो। रात के 12 बजे हॉस्पिटल में कितने मरीज मौजूद हैं? 11:59 तक कितने मरीज मौजूद हैं, वो कहलाती है सेंसस रिपोर्ट। रात के 11 बजे भेजते हैं ना हम लोग सेंसस रिपोर्ट, हर हॉस्पिटल में ना बनाया जाता है कि लास्ट बैलेंस, न्यू एडमिशन, डिस्चार्ज, लामा डेथ, है ना, टोटल, है ना, रात में बनाया जाता है, वो क्या है? सेंसस रिपोर्ट। एक होता है एनेक्डोटल रिपोर्ट, एनेक्डोटल रिपोर्ट का मतलब ये होता है कोई भी आपके पास में मरीज आया, उसको तुरंत छोटी सी आपने जो है ऑब्जर्वेशन मेड कर दिया, बना दिया, छोटा सा ऑब्जर्वेशन तुरंत बना दिया, वो क्या है? तुरंत बनाया हुआ एनेक्डोटल रिकॉर्ड है ना, तुरंत बनाया गया। एनेक्डोटल का मतलब तुरंत, छोटा सा आपने कोई उसका रिकॉर्ड बना दिया, आया, हाँ भाई कहां से, हाँ कहां से जाओ, वहां पे चले जाओ, ना, वो क्या है? एनेक्डोटल रिकॉर्ड। अप्रेजल, ये क्या होता है? देखो सुनो, इधर सुनो, हिंदी में अप्रेजल का मतलब मूल्यांकन करवाना, इवाल्युएशन कराना, कि कोई जो है, इधर सुनो, आपका सुपरवाइजर, आपका नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो है आपका अप्रेजल रिपोर्ट बना रहा है। अप्रेजल रिपोर्ट बनाने का मतलब कि आप अच्छा काम करते हो नहीं करते ना, तो सुपरवाइजर आपके पीछे लगा दी, क्या लगा दी? आपके पीछे। अब वो देख रही है, अच्छा, एक रिपोर्ट बना के वो आगे भेजेगी, है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? अप्रेजल रिपोर्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? तो अप्रेजल रिपोर्ट का मतलब है आप जो परफॉर्मेंस कर रहे हो उसकी रिपोर्ट, हिंदी में लिखो, आप जो वर्क परफॉर्मेंस कर रहे हो, किसी भी एम्प्लॉय के वर्क परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन रिपोर्ट, किसी भी एम्प्लॉय के वर्क परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन की रिपोर्ट, उसको अप्रेजल कहते हैं। कि कितनी उसका मूल्यांकन करेंगे, कैसा काम करता है, अच्छा करता है या नहीं करता। हर साल भरी जाती है, एसीआर भरते हैं, हमारा जो अधिकारी होता है सभी का एसीआर मतलब एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जाती है। एसीआर आप पढ़ेंगे बाद में, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अभी आप लोग नहीं करेंगे, जो मैं बता रहा हूँ वहीं पे, बस अभी ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, मैंने सब कुछ दे दिया। ऑडिटिंग, ये देखेंगे बस डेफिनेशन कि नर्सिंग ऑडिट किसे कहते हैं। इधर सुनो, नर्सिंग ऑडिट किसे कहते हैं, इधर देखो, नर्सिंग ऑडिट
आपने जो काम किया है उसको देखा जाएगा कि काम किस तरीके से कितना अच्छा किया गया है, उसकी क्वालिटी चेक करना है। जो भी नर्सिंग का वर्क किया गया, जैसे एंटी ट्यूब डाली गई उसकी क्वालिटी चेक करना, आपने किसी के इंजेक्शन लगाए उसकी क्वालिटी चेक करना, आप जो वार्ड का सफाई का काम देख रहे हो उसकी क्वालिटी चेक करना, वो क्या कहलाता है? नर्सिंग ऑडिट कहलाता है। नर्सिंग ऑडिट का इट मींस इवैल्यूएटिंग क्वालिटी ऑफ नर्स केयर गिवन बाय नर्स। किसी भी नर्स के द्वारा दी गई केयर का इवैल्यूएशन, उसकी क्वालिटी का इवैल्यूएशन करना क्या कहलाता है? नर्सिंग ऑडिट। समझ गए बात को? अरे पेशेंट को जो केयर दी गई है उसकी क्वालिटी को चेक करना क्या कहलाता है? नर्सिंग ऑडिट। क्या कहलाता है बच्चों बताओ? क्या कहलाता है बताओ? नर्सिंग ऑडिट। क्या कहलाता है बच्चों बताओ? नर्सिंग ऑडिट। बात समझ में आप लोगों को? अब यहाँ पे टाइप्स आप लोग अभी नहीं देखेंगे ना, टाइप्स आप लोग अभी नहीं देखेंगे, केवल आप लोग नर्सिंग ऑडिट की परिभाषा है। कॉस्ट अकाउंटिंग, इसका ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग आप जानते हो, कीमत, कॉस्ट का मतलब कीमत। वैल्यू फॉर इक्विपमेंट, स्टाफ और मटेरियल। किसी भी इक्विपमेंट, स्टाफ और मटेरियल की वैल्यू को रिटर्न में रखना। नहीं, कुछ याद नहीं रखना। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मतलब आप जानते हो ना, अकाउंट तैयार रखना। अरे कौन सा सामान कितने रुपए का है उसको एक रिकॉर्ड में रखना, उसको क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग। कोई भी मटेरियल, क्योंकि आप इंचार्ज बनोगे, इंचार्ज के काम है ये सारे, तो अकाउंटिंग में क्या आएगा? कोई भी जो सामान वार्ड के अंदर जितने भी सामान है वो कितने रुपए का है, वो आपके पास में एक रजिस्टर के अंदर क्या हो? मेंटेन हो। स्टाफ पैटर्न इन नर्सिंग इंस्टीट्यूट, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कोई नर्सिंग इंस्टीट्यूट में कितना स्टाफ होना चाहिए। एएनएम, सबसे पहले एएनएम के कॉलेज खोलने के लिए कितना बेड का हॉस्पिटल आपको चाहिए? 30 से 50 बेड का हॉस्पिटल आपको चाहिए एएनएम कॉलेज खोलने के लिए, 30 से 50 बेड का हॉस्पिटल। और दूसरी बात, प्रिंसिपल एमएससी नर्सिंग चाहिए 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ। अगर बीएससी नर्सिंग है तो 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ट्यूटर कितने चाहिए? ट्यूटर देखो यहाँ पर ट्यूटर या तो एमएससी हो या बीएससी हो या पोस्ट बीएससी हो, और अगर जीएनएम हो तो एक डिप्लोमा होता है एजुकेशन का, वो किया हुआ हो। आगे बात समझ में? 2 साल का डिप्लोमा, 2 ईयर डिप्लोमा। कितने साल का डिप्लोमा? 2 साल का डिप्लोमा किया हो, जीएनएम वाला हो तो वो एएनएम कॉलेज में पढ़ा सकता है। क्लियर है? आप लोगों से पूछा जाएगा कि एएनएम कॉलेज का प्रिंसिपल की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए बताओ? एमएससी के बाद कितना एक्सपीरियंस? ये सब चीजें पता होनी चाहिए आप लोगों को। कल करे कोई पूछेगा आप लोगों से, कोई फार्म वार्म भरेगा तो पूछेगा, मेरे सीनियर है उनसे पूछना। सीनियर को तो एनएसटी फुल फॉर्म ही नहीं पता है, क्या बताएगा सीनियर? सीनियर को तो कुछ भी नहीं पता है। सीनियर को तो गधे के सींग आएंगे तब जाके समझ में आएगा। इसलिए तुम लोगों को ये चीजें आपकी इंसल्ट करवा देगी कभी। ये चीजें आपको इतना ही नहीं पता कि तुम कल के पूछते जाएगी तुम्हारी नौकरी किस में लगी, पता ही नहीं है। वो सुई लगाते हैं ना हॉस्पिटल में, उसमें लगी है, लगी नौकरी किस में लगी है? वो सुई लगाते हैं ना उसमें, कंपाउंडर में, कंपाउंडर में। अरे कंपाउंडर नहीं हो तुम लोग, नर्सिंग ऑफिसर हो, नर्सिंग अधिकारी। क्या हो बताओ? क्या हो? अधिकारी हो, नर्सिंग अधिकारी। अधिकारी तो होंगे, मेहनत कर रहे हो ना, तो समझते नहीं हो ना अपने आप को अधिकारी। क्या हम अधिकारी कैसे बन सकते हैं सर? हमें तो कुछ आता ही नहीं है, इसलिए तो इसलिए नर्सिंग पीछे है। बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जिनको कुछ आता नहीं। बीएससी और एमएससी इंस्टीट्यूट की बात करें हम लोग तो हॉस्पिटल 150 से 250 बेड चाहिए। कितना बेड चाहिए? और 750 डिलीवरी जो है करवानी है 1 साल के अंदर। स्टाफिंग पैटर्न क्या होना चाहिए? बीएससी की बात करें, बीएससी 60 या 100 स्टूडेंट है तो एक प्रिंसिपल चाहिए, और प्रिंसिपल कैसा हो? एमएससी के बाद 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। कितने साल का? और वाइस प्रिंसिपल को एमएससी के बाद 10 साल का एक्सपीरियंस। प्रोफेसर कौन बनेगा? एमएससी के बाद 8 साल का एक्सपीरियंस। एसोसिएट प्रोफेसर कौन बनेगा? एमएससी के बाद 5 साल का एक्सपीरियंस। ट्यूटर कौन बनेगा? बीएससी के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस। या एम्स के अकॉर्डिंग बात करें, लिख लो एम्स के अकॉर्डिंग बीएससी के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस।
सब रटने वाली चीजें, इसलिए कमलेश तो मैं बस लिख लेंगे। राशि को तो एनएस की फुल फॉर्म में नहीं पता है। इसके बाद इन्वेंट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, लगा दो इंपॉर्टेंट 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 इंपॉर्टेंट, बहुत सारा इंपॉर्टेंट लगा दो। इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक, इन्वेंट्री का मतलब क्या है, आपके पास कितनी चीजें हैं वार्ड के अंदर, दुप्पड़ में नहीं चल रहा, सरकारी माल है, एक एक रुपए का हिसाब होता है। बेड कितने हैं तो बेडशीट कितनी है, आई बात समझ में। पंखे कितने वार्ड में, टेबल कितनी, कुर्सी कितनी, बीपी इंस्ट्रूमेंट कितने, वेंटिलेटर कितने, सब चीजों का ध्यान रखना इन्वेंट्री कहलाता है। क्या कहलाता है बताओ? अरे समझे नहीं समझे, सबका ध्यान रखना क्या है, इन्वेंट्री। स्टॉक मेंटेन करना, क्या मेंटेन करना बताओ? स्टॉक को मेंटेन करना, क्या कहलाता है? इन्वेंट्री। क्या कहलाता है बताओ? अब इन्वेंट्री आप किस तरीके से, देखो आप स्टॉक को कैसे मेंटेन करते हो, आप यहाँ पर अलग अलग मेथड यूज करते हो। ऐसा नहीं है सबका एक रजिस्टर बना दिया कि इलेक्ट्रिक पंखे को लिखा दिया, पहले लिख दिया पंखे 4, नीचे लिखा है पैरदान 3, कहाँ पंखा कहाँ पैरदान, कोई मैच ही नहीं है। फिर लिख दिया झाड़ू 5 है वार्ड के अंदर, झाड़ू का मतलब तो एक मेथड बनाया गया है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो परमानेंट होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो समय के साथ खत्म होती है। अरे झाड़ू के जिंदगी में थोड़ी चलिए, खत्म हो गया ना, उसका अलग रजिस्टर। कुछ चीजें होती है बहुत महंगी होती है तो उनके रजिस्टर थोड़ा अच्छा होगा, नहीं तो चूना भी लग सकता है ना, इंचार्ज के ऊपर आ जाएगा, 4 लाख की चीज गायब, लग गया चूना, उसका रजिस्टर। तो एक मेथड बनाए गए, कुछ मेथड बनाए गए इन्वेंट्री के। क्या बनाए गए बच्चों? मेथड। किन किन के आधार पर समझेंगे? अरे बात समझ में आ रही बच्चों? इन्वेंट्री का मतलब समझ गए ना? पहला मेथड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बताओ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों? एबीसी मेथड। कैसा मेथड है बताओ? हाँ एबीसी मेथड। एबीसी फुल फॉर्म पूछेगा कि एबीसी मेथड क्या है। ए का मतलब ऑलवेज, बी का मतलब बेटर, सी का मतलब कंट्रोल। ऑलवेज, बेटर, कंट्रोल। ए कैटेगरी में कौन रखेंगे? ए कैटेगरी में उन चीजों को रखेंगे जो बहुत महंगी है, बी कैटेगरी में उनको रखेंगे, हाँ, और सी कैटेगरी में लो कॉस्ट वाले। देखो ए कैटेगरी का, ए का मतलब ऑलवेज, और इनको किस पे रखेंगे? टॉप रजिस्टर के अंदर। हाई कॉस्ट लो इन्वेंट्री, हाई कॉस्ट लो इन्वेंट्री का मतलब है महंगी है लेकिन कम इस्तेमाल होती है ना, महंगी है कम इस्तेमाल होती है, उनको ए कैटेगरी में रखेंगे। बी कैटेगरी में मीडियम कॉस्ट की और मीडियम इस्तेमाल होती है। सी कैटेगरी में कम पैसे की है ज्यादा इस्तेमाल होती है। अरे समझ गए? कम पैसे की ज्यादा, जैसे कि थर्मामीटर ज्यादा इस्तेमाल होता है, बीपी इंस्ट्रूमेंट। तो एबीसी मेथड कर लोगे। एबीसी मेथड में कैसे बताओ कैसे करा गया, कैसे डिफाइन किया गया? कॉस्ट और इन्वेंट्री के हिसाब से। कॉस्ट और आगे बात समझ में? इन्वेंट्री का मतलब यूज हो ना, वैसे इन्वेंट्री का मतलब उसको मेंटेनेंस है ना, स्टॉक मेंटेनेंस। एक मेथड है वीईडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी का मतलब वाइटल, ई का मतलब एसेंशियल, डी का मतलब डिजायरेबल। देखो रजिस्टर बना दिया, कैसे मेंटेन करेंगे? वीईडी फॉर्मूले से। कैसे बताओ? वी का मतलब वाइटल, जो कि दिन भर यूज होती है, उन चीजों का अलग मेंटेनेंस, अलग रजिस्टर, अलग स्टॉक मैनेजमेंट। वाइटल कौन कौन सी चीजें हैं जो तुरंत चाहिए, होनी चाहिए, जैसे ऑक्सीजन सप्लाई, सिरिंजे, नीडीले, है ना, कि जिनके बिना तो हम कुछ काम ही नहीं कर सकते, जो तो चाहिए, वो सब किस में आएगी? वाइटल रजिस्टर में। और ई वाली एसेंशियल में। किस में आएगी बताओ? एसेंशियल में। जो क्या है, जिनके देखो, जिनके बिना हम कुछ देर तक काम में कर सकते हैं, कुछ देर तक, है ना, जिनके बिना कुछ देर तक, जैसे बोतल चढ़ाने वाला स्टैंड नहीं है तो बांध दिया डोरी लगा के कुछ देर के लिए ना, जब स्टैंड आएगा तो स्टैंड पर डाल देंगे। तो किस में डालोगे? एसेंशियल में। किसमें? डी का मतलब डिजायरेबल, जिनके बिना हम लंबे समय तक हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें नहीं है तो नहीं है, काम चलाते हैं ना हम लोग, जैसे आपके पास ट्रैक्शन है तो ईंटें लगा के काम चला देते हैं, नहीं है तो नहीं है, बहुत सारी चीजें ना, तो वो किसमें आएगी? डिजायरेबल में। किसमें? डिजायरेबल। कंप्यूटर नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, हाथ से लिख लेंगे। तो उस रजिस्टर में क्या लिखा जाएगी? डिजायरेबल चीजें। तीसरा मेथड वेरी वेरी, FSN,
ये किस पे आधारित है? खत्म होने पे आधारित है। एक तो फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग। यहाँ मूविंग का मतलब चलने से नहीं है कि ट्रॉली जल्दी चलती है इसको फास्ट नहीं। फास्ट मूविंग का मतलब जो जल्दी खत्म होती है, जो चीजें जल्दी, जैसे झाड़ू हुई, पोछा हुआ, साबुन हुए, है ना, ये सब चीजें कौन से रजिस्टर में आएगी? फास्ट मूविंग वाले। स्लो मूविंग, आप कोई सा मेथड यूज कर सकते हो बच्चों, ये अलग अलग मेथड है ना, इनकी फुल फॉर्म पूछते हैं। ये सारे मेथड है, आप कोई सा भी मेथड आपको जो अच्छा लगे आप यूज कर सकते हो ना इन्वेंटरी के लिए। स्लो मूविंग, नॉन मूविंग, ऐसी चीजें जो कभी खत्म ही नहीं होती। जैसे बताओ, अरे वेंटिलेटर लिख दिया, एसी लिख दिया, खत्म थोड़ी होंगे ना, खराब ही तो होंगे, या फिर उड़ जाएंगे धूप में खड़े खड़े। अब आगे का तुम्हें याद नहीं, नहीं बस इतना आपको याद रखना है यहां तक। ये आप लोगों को यूपीपीएससी के लिए जो है इतना आप लोगों को याद रखना है, नर्सिंग एजुकेशन एंड मैनेजमेंट।